सर पहले सैटरडे को लीव करते थे स्कूल। अब सर 2 डेज लीव कर देते हैं। अच्छा, अब 2 दिन छुट्टी लगाते हो। जी सर। देखो, सारे बच्चे हिमाचल के कैसे छुट्टी लगाई जा रही है। सर यूके। यूके यूके, हाँ वही मतलब हिमाचल के जो कह रहा हूँ कि देखो आप लोग। हिमाचल में स्टक ऑफ कर देते हैं अगर ऐसे तब छुट्टी। भी लगाते हैं। क्या कर रहे थे मोनिका, क्या कर देते हैं? सर अगर ज्यादा दिन नहीं छुट्टियां सर। करें स्टक ऑफ कर देते बिना बताए, बोल दोबारा से लेते रहो यस एडमिशन। सर। क्या कह रहे हो, दोबारा से बैठ नहीं देंगे क्लास में? नहीं सर, मतलब नाम ही काट देते हैं स्कूल से, फिर दोबारा से एडमिशन लो, दोबारा से सब कुछ करो। वो तो यस बेटा सर। अगर 8-8 दिन एक साथ छुट्टी लगाओ हाँ तो हाँ, करते होंगे सर ऐसे ना। करते ना फिर, लेकिन फिर मैम के बोलते बोलते तुम भी बड़े चालाक बनते हो ना, कि मतलब 2 दिन आ गए, फिर 2 दिन छुट्टी कर ली, फिर तुम्हें पता कि नाम कट जाएगा, फिर 2 दिन आ गए, तो मैम बोलते काट देंगे नाम, आते रहो तुम। सर रेगुलर छुट्टी करते नहीं है। कभी सर ट्यूसडे को हो गया तो फिर कभी फ्राइडे को। रेगुलर छुट्टी होता ही नहीं है कभी। थोड़ा टेक्निकल रहने का उसके अंदर है, थोड़ा सा मोनिका एंड अदर पीपल थोड़ा लाइक ऐसा करने का कि सेकेंड एंड फोर्थ वीक दो दो छुट्टी मारी, फिर अगले महीने फर्स्ट एंड थर्ड वीक दो दो छुट्टी मारी, राइट। मैडम को पैटर्न समझ जाएगा कि ये हो क्या रहा है, right? तो यहाँ पे भी थोड़ा। सर अभी तक सिर्फ 2 छुट्टियां हुई हैं जब से न्यू सेशन शुरू हुआ है। ये कौन था, तमनप्रीत? यस सर। वही तो तमनप्रीत, वही तो लगाओ छुट्टियां लगाओ बेटा। कोई मतलब नहीं है हद से ज्यादा स्कूल जाने का। मतलब नहीं रेगुलरली जाओ स्कूल, बट एट टाइम्स यू कैन टेक सम छुट्टीज जब ज्यादा कुछ ना हो तो। ऑलराइट, चलो लेट्स टॉक अबाउट कैंसर। यहाँ पे कैंसर के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स इन टर्म्स ऑफ द कैंसर। तो जब भी आप कैंसर के बारे में आप डिस्कस करोगे, हाँ जी, गुड इवनिंग महेश, गुड इवनिंग अलजिया, गुड इवनिंग। बोलिए महेश, कुछ कहना चाहते हो आप? बोलिए। सर 5 बजे वाली क्लास लेकर सर फिर 10 बजे वाले क्लास में नेटवर्क इशू हो जाता है, स्क्रीन नहीं दिखती है। अच्छा, आप कह रहे हो कि 5 बजे वाली अगर आप क्लास लेते हो तो शाम को आपको दिक्कत आती है फिर रात वाली क्लास में? यस सर। तो मत देखो, वो वाली क्लास को रिकॉर्डिंग की तरह देख लिया करो, ठीक है। इन दैट तो केस दैट क्लास को वो मत क्या करो, उसको मत अटेंड करो। सुबह वाला जो मॉर्निंग में है ना, टाइम निकाल के आप उस क्लास को देख सकते हो फिर। सो डू वन थिंग, एक बार फिर कह रहा हूँ आप लोगों से, अगर आपको ये शाम वाली क्लास के ऐसे बहुत ज्यादा अगर दिक्कत आ रही हो ना, देन ठीक है, यू कैन सी इट एज अ रिकॉर्डिंग। क्योंकि उसका बहुत बैकलॉग भी बढ़ेगा नहीं उसका, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट की 2 क्लास होगी पर वीक। कभी कभी छुट्टी में हम 3 लगा दे, बट सो यू कैन वॉच इट एज रिकॉर्डिंग। लाइव क्लास मत देखो वैसा, ठीक है। सो चलिए कैंसर के बारे में बात करें। तो जब भी आपके सामने कैंसर टर्म आएगा, व्हेनेवर यू गेट अ टर्म लाइक कैंसर, द फर्स्ट थिंग यू कैन नो हियर इज इट इज गोइंग टू बी अन अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल। कैंसर में सबसे कॉमन ट्रेट जो कैंसर का यहाँ पे होता है, दैट विल बी अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल, राइट। सो सेल रेगुलेशन आपके यहाँ पे हो नहीं पाता, सो नो सेल रेगुलेशन इज बीन सीन। सो दैट मींस कि आपके यहाँ पे देयर इज गोइंग टू बी नो सेल रेगुलेशन, देयर इज गोइंग टू बी नो सेल regulation which will be seen over here. अब नो सेल रेगुलेशन का मतलब यहाँ पे होता है कि देखो एक बात समझो यहाँ पे कि एक सेल जो होता है नॉर्मली डिवाइड करने के बाद एक टाइम पे वो डिवाइड करना बंद कर देगा। तो जनरली क्या होता है, आफ्टर सम टाइम द सेल विल स्टॉप डिवाइडिंग, बट ये चीज आपको होते हुए आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। सो विल फाइंड कि आपका कैंसर सेल जो आपका यहाँ पे होगा, दिस विल जस्ट कीप ऑन डिवाइडिंग। सो अगर एक आपका सेल जो है इट हैज टर्न कैंसरस, अगर कैंसर हो चुका है, देन इट विल जस्ट कीप ऑन डिवाइडिंग और इसके नंबर ही बनाता रहेगा। तो इसके काउंट आपका यहाँ पे इंक्रीज होता रहेगा एंड यू विल नेवर फाइंड दैट स्टॉपिंग, वो आपका बढ़ता ही रहेगा वहां पे। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि आपके जो सेल्स होते हैं, जो नॉर्मल सेल्स आपके होते हैं, दे विल हैव अ सेल रेगुलेशन। उन्हें पता होता है कि कितने टाइम के बाद उन्हें वहां पे डिवाइड नहीं करना। सो दे नो दैट आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम दे डोंट हैव टू डिवाइड एंड दे विल स्टॉप डिवाइडिंग। बट कैंसर सेल दे विल जस्ट कीप ऑन डिवाइडिंग। ये जो आपके सेल्स होते हैं यहाँ पे, ये डिवाइड करना बंद नहीं करते, दे विल जस्ट कीप ऑन डिवाइडिंग। सो दैट्स व्हाई वी से दे विल हैव अ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। उनके अंदर कोई भी सेल रेगुलेशन आपको यहाँ पे नहीं होता कि एक टाइम बाद रुक जाना है, ये वाला उनको सिग्नल मिलता ही नहीं है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आप यहाँ पे याद रखोगे वो ये होगा कि आपके जो कैंसर सेल होते हैं, दे शो नो एपोप्टोसिस। दे शो नो एपोप्टोसिस। किसी को याद होते हैं क्या, याद है एपोप्टोसिस क्या होता है? निवन, एपोप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम सेल डेथ। एपोप्टोसिस का मतलब होता है
एपोप्टोसिस का मतलब यहाँ पे आपका होता है बेसिकली आपका यहाँ पे प्रोग्राम सेल डेथ। हर एक सेल को मालूम होता है कि एक टाइम बाद उसकी डेथ होनी है और हर एक सेल की एक टाइम के बाद डेथ हो जाती है। सो याद रखना है एपोप्टोसिस सिस्टम आपके सामने का, तो दैट सिंपली मींस प्रोग्राम सेल डेथ। बट आपके जो कैंसर सेल है उनके अंदर आपको एपोप्टोसिस होते हुए आपको नहीं मिलेगा। सो बेसिकली उनकी डेथ नहीं होती है, सिर्फ आपके यहाँ पे डिवाइड करते रहेंगे। विल जस्ट फाइंड देम डिवाइडिंग ऑल द टाइम एंड इसके वजह से यू विल फाइंड दे विल जस्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग इन नंबर। अब एक और बात यहाँ पे समझो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है आपके कैंसर सेल का कि उनके अंदर सेल डेथ होते हुए आपको नहीं मिलती। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूं, तो जब आप रेड सेल वाले बारे में आप पढ़ते हो, तो रेड सेल या आरबीसी जो आपके होते हैं उनका लाइफ स्पैन आप जानते हो, इट इज गोइंग टू बी अ लाइफ स्पैन ऑफ 120 डेज। सो दैट मीन्स आफ्टर 120 डेज आपके सेल की एक क्लिनिकल तरीके से वहां पे डेथ हो जाएगी। बट वैसा आपको कैंसर सेल में होते हुए नहीं दिखता। यू डोंट फाइंड एनी काइंड ऑफ वेल डिफाइंड डेथ हैपनिंग इन द कैंसर सेल। ठीक है, Then, और क्या ट्रेट्स यहाँ पे हो सकते हैं? नो वेल डिफाइंड शेप, नो वेल डिफाइंड शेप। इनका शेप यहाँ पे बिल्कुल आपका यहाँ पे अलग हो चुका होता है। दे विल नॉट हैव वेल डिफाइंड शेप। एक नॉर्मल शेल का आपको वेल डिफाइंड शेप मिलेगा, एक स्ट्रक्चर मिलेगा, बट इनका वेल डिफाइंड शेप आपको देखने के लिए आपको यहाँ पे नहीं मिलता। सो डोंट हैव एनी काइंड ऑफ वेल डिफाइंड शेप हैपनिंग ओवर हियर। सो ये बस डिवाइड करते हैं, इनका शेप कोई अप्रोप्रिएट नहीं होता। तो अगर मैं आपको एक टिश्यू देता हूँ और टिश्यू को अगर मैं कहता हूँ कि ये शायद से आपका कैंसरस टिश्यू है, तो अगर आप उसे ऑब्जर्व करोगे अंडर द माइक्रोस्कोप, आप काफी क्लियरली देख सकते हो कि यार इसका तो कोई वेल डिफाइंड शेप है ही नहीं। तो ये बात भी आपको यहाँ पे आ रही है, दो डोंट हैव अ वेल डिफाइंड शेप ऑफ द सेल, नो वेल डिफाइंड शेप ऑफ सेल। And then you will have the next point here is going to be your, they show no contact inhibition, no contact inhibition। ये होता है मेरे यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके कैंसर सेल शो करते हैं, दे शो नो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या होता है। Okay, just give me a minute. Okay. ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे। अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि आपका नो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू विल गेट क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, इसलिए ये याद रखना। सो व्हाट विल गेट टू सी ना कि अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, अज्यूम दैट यू हैव आपका एक नॉर्मल टिश्यू है, यू हैव अ नॉर्मल टिश्यू यहाँ पे, और नॉर्मल टिश्यू के साथ यहाँ पे आपका क्या हो रहा है दैट यू हैव एक छोटी सी इंजरी होगी। यहाँ समझिए आपका नॉर्मल टिश्यू है, राइट, इसमें एक छोटी सी इंजरी होगी। तो इंजरी होने के बाद आपके जो यहाँ पे सेल्स उनकी यहाँ पे डेथ हो गई थी। सो नाउ दिस सेल विल स्टार्ट डिवाइडिंग। ये जो आपके यहाँ पे सेल्स है ये अपने डिवाइड करना चालू करेंगे, और ये तब तक डिवाइड करेंगे जब तक उनको मालूम है कि उनकी एक लिमिट होगी, तब तक वो डिवाइड करेंगे। सो बेसिकली दे विल स्टार्ट डिवाइडिंग, और ये तब तक डिवाइड करेंगे जब तक वो उनका एक लिमिट सेट होता है। दे विल कम इन कॉन्टैक्ट विद द आउटर लिमिट, जब वो यहाँ पे अपना डिवाइड करेंगे, और आपका जैसे वो एकदम कॉर्नर तक पहुंचेगा ना, जैसे उन्होंने इस एरिया को फिल कर दिया, जैसे इस एरिया को उन्होंने फिल कर दिया, दे विल स्टॉप डिवाइडिंग। तो जो मेरे सेल्स है ये डिवाइड कर करके इन्होंने अपना नंबर यहाँ पे बढ़ा लिया, और जैसे ही वो एज तक पहुंच गए, जैसे उस लाइक लिमिट तक पहुंच गए जिसके बियॉन्ड उन्हें डिवाइड नहीं करना। आप इतने एरिया को आपको फिल करना था, आपने उसे फिल कर दिया। अब इसके बियॉन्ड अपने सेल्स को आप ऐड नहीं करोगे, बिकॉज योर सेल नो दैट दीज आर देयर लिमिट्स, ये इनकी लिमिट्स है यहाँ पे। इससे ज्यादा उन्हें यहाँ पे सेल नहीं डालना। उन्हें कैसे पता चला? बिकॉज दे केम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, दे केम इन कॉन्टैक्ट विद द एज ऑफ द टिश्यू, वो टिश्यू के एज के कॉन्टैक्ट में आए, और उन्हें पता चला कि अब उन्हें यहाँ पे डिवाइड नहीं करना, उन्हें इससे ज्यादा सेल्स ऐड नहीं करने। जो ये टिश्यू था खाली पड़ा हुआ उसे हमने फिल कर दिया। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ माई कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ योर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। आप नियर बाय सेल्स और नियर बाय सराउंडिंग के कॉन्टैक्ट में रहकर आप जानते हो कि कितना आपको डिवाइड करना है, कितने आपको सेल्स ऐड करने और कहाँ पे जाके आपको रुकना है। दैट इज कॉल्ड एज माय कॉन्टैक्ट इनहिबिशन।
अब उसी तरीके से अगर मैं कैंसर सेल की अगर बात करूं सिमिलर तरीके से, तो कंडीशन आपकी अलग होगी। समझिए कि अगर छोटा सा एरिया है जो डैमेज हो चुका है, तो जब यहाँ पे सेल डिवाइड करना चालू करेंगे, सो आप जनरली एक्सपेक्ट करते हो कि एक लिमिट के बाद ये लोग डिवाइड करना बंद कर देंगे। सो दे विल स्टार्ट डिवाइडिंग ओवर हियर, वो अपना नंबर यहाँ पे डालना चालू करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद आप एक्सपेक्ट करते हो कि दे विल स्टॉप डिवाइडिंग। आपने अपना जितना फिल करना था टिश्यू आपने फिल कर दिया, लेकिन कैंसर सेल क्या होता है, दे विल नॉट स्टॉप डिवाइडिंग ओवर हियर। ये सेल्स आपके हमेशा डिवाइड करते रहेंगे, और ये अगर आपको होते मिला, सो दैट मींस दे आर गोइंग बियॉन्ड द देयर लिमिट्स। जो उनकी जो लिमिट्स थी जहां तक उन्हें रहना था, उसके बियॉन्ड ये अपने सेल्स डिवाइड करते रहेंगे, एंड दैट कंडीशन इज नथिंग बट माय कैंसरस कंडीशन। सो कैंसर सेल आपका कांटेक्ट इनहिबिशन शो नहीं करते हैं, वो नियर बाय बाउंड्रीज के कांटेक्ट में आके डिवाइड करना बंद नहीं करते। सो आई कैन वेरी क्लियरली से ओवर हियर दिस वुड बी अ नो कांटेक्ट इनहिबिशन इज बीन सीन। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। सो कैंसर सेल्स आर गोइंग टू शो नो कांटेक्ट इनहिबिशन। तो ये एक चीज आपको यहाँ पे क्लियरली याद रखनी है। दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो, right? So you have a contact inhibition by a normal cell, but cancer cell are not going to show any kind of contact inhibition. ये अपने बाउंड्रीज के बियॉन्ड जाके अपना डिवाइड करते रहेंगे। क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ नॉर्मल टिश्यू एंड अ कैंसर सेल। यस सर। ये आ गया आपका कैंसर सेल, ये आ गया नॉर्मल टिश्यू, राइट? अब कैंसर के बारे में आप ये बेसिकली जानते हो, इट्स अ डिजीज व्हिच हैज बीन नोन फॉर अ डेथ ऑफ नंबर ऑफ पीपल, लाइक मिलियंस ऑफ पीपल डाई बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। इट्स अ वेरी लीथल कंडीशन। इसको ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन काफी बार ये इतना फेटल हो जाता है दैट यू पीपल एंड अप डाइंग ओवर देयर। ठीक है, सो यू नो कैंसर इज गोइंग टू बी समथिंग वेरी फेटल। तो नॉर्मल सेल और कैंसर सेल की जो डिफरेंस हमने यहाँ पे देख लिया है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं डिफरेंस का, तो यू कैन सी ओवर हियर अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, नो सेल रेगुलेशन, एपोप्टोसिस होते हुए आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, no well-defined shape of the cell and no contact inhibition. These are the traits of my cancerous cell. ये मेरे यहाँ पे traits हैं मेरे cancerous cell के. So these are the traits of my cancerous cell. और ये सारी चीजें आपको नॉर्मल सेल में होते हुए नहीं मिलेगी। नॉर्मल सेल के अंदर आपको रेगुलेशन मिलेगा, एपोप्टोसिस मिलेगा, यू विल हैव वेल डिफाइंड शेप, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एंड कंट्रोल्ड सेल डिवीजन। दिस इज व्हाट यू विल गेट टू सी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दो टाइप के आपको यहाँ पे टर्म लिखे हुए, यू हैव अ बेनिंग ट्यूमर एंड यू हैव द मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो इसको हम थोड़ा यहाँ पे समझते हैं, इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है। सी, अगर आपका एक एरिया के अंदर लेट्स से अगर किसी का ये ईसोफेगस है, समझो किसी का ये ईसोफेगस है, और ईसोफेगस के अंदर अगर एक ट्यूमर फॉर्मेशन होता है, एक रैपिड सेल डिवीजन आपका यहाँ पे हुआ, और आपका यहाँ पे एक ट्यूमर फॉर्मेशन आपका यहाँ पे हो गया, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय बेनिंग ट्यूमर। और इसको हम यहाँ पे बेनिंग ट्यूमर इसलिए यहाँ पे इसे बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, बिकॉज दिस ट्यूमर इज गोइंग टू रिमेन लोकलाइज। जो आपका ट्यूमर आपको यहाँ पे मिलेगा, ये ट्यूमर आपके यहाँ पे लोकलाइज रहेगा। तो दिस ट्यूमर इज गोइंग टू रिमेन लोकलाइज्ड। बेनिंग ट्यूमर बेटा आपका यहाँ पे वो ट्यूमर आपका यहाँ पे हो जाता है जो आपका लाइक इट इज नॉट गोइंग टू लीव दैट एरिया। सो बेनिंग ट्यूमर आपको वो ट्यूमर होता है बेटा आपका जो आपको वहाँ पे उसी जगह पे आपको मिलेगा देखने के लिए, और ये आपका लोकेशन को चेंज नहीं करेगा, ये वहां पे आपको मिलेगा। तो अगर आपको कोई केस मिलता है और उस केस में आपको दिख रहा है कि कुछ एरिया में आपको ट्यूमर फॉर्मेशन हुआ है एंड दैट ट्यूमर इज लोकलाइज्ड, वो वहां पे है, कहीं वहां से हिल नहीं रहा, मतलब वो सेल्स आपको वहां पे मिल रहे हैं और कहीं आपको मिल नहीं रहे, दो ग्रुप ऑफ सेल्स, दैट इज माय बेनिंग ट्यूमर। उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ बेनिंग ट्यूमर, आपको उसे वहां पे आप बोल सकते हो। अब जैसे आपको यहाँ पे बेनिंग ट्यूमर आपको यहाँ पे दिखेगा ना, तो बेनिंग ट्यूमर के साथ फायदा ये होता है कि ये बॉडी में फैल नहीं रहा, इट इज नॉट स्प्रेडिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इट इज नॉट स्प्रेडिंग इन द डिफरेंट पार्ट्स, ये स्प्रेड नहीं हो रहा आपका यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे स्प्रेड नहीं हो रहा। और क्योंकि मेरे यहाँ पे बेनिंग ट्यूमर मेरे यहाँ पे स्प्रेड नहीं हो रहा, तो इसको रिमूव करना कंपैरेटिवली काफी आसान होता है। सो आई कैन एक्चुअली कैरी आउट माय सर्जरी, और सर्जरी के थ्रू मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर सकता हूँ। सो वाया सर्जरी दिस ट्यूमर कैन बी रिमूव्ड। तो आपको ये टर्म आपको यहाँ पे याद रखना है कि जब भी हम बेनिंग ट्यूमर की यहाँ पे बात करते हैं, सो बेनिंग ट्यूमर इज अ कंडीशन वेयर यू हैव कैंसरस सेल्स डिवाइडिंग रैपिडली बट दे आर लोकलाइज्ड, वो एक जगह पे ही रहते हैं, वो कहीं स्प्रेड नहीं हो रहे हैं। सो दे यू वोंट फाइंड देम स्प्रेडिंग ओवर देयर, ये आपके यहाँ पे स्प्रेड नहीं हो रहे होते हैं, एंड दैट काइंड ऑफ कंडीशन ओवर देयर इज कॉल्ड एज माय बेनिंग ट्यूमर। सो बेनिंग ट्यूमर इज कंपैरेटिवली मच मोर सेफर
कंपेयर टू द मेलिग्नेंट वन, क्योंकि इसको रिमूव करना ज्यादा आसान होता है। अगर मेरे को समझो मेरे थ्रोट में अगर बेनिंग ट्यूमर हो रहा है तो सर्जरी करके मैं उसे वहां पे निकाल सकता हूँ। और ये बेसिकली इन द रियल टर्म इसको हम कैंसर बोलते भी नहीं है, बिकॉज इसको हम डील कर सकते हैं, वी कैन ट्रीट दिस कंडीशन वेरी एफिशिएंटली, इसको हम सर्जरी करके रिमूव कर सकते हैं। बट यू कैन हैव अ कंडीशन, आपके पास ऐसी कंडीशन आपकी आ सकती है कि समझो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे ट्राइकिया के अंदर, अज्यूम दैट इन माई ट्राइकिया आपका यहाँ पे एक ट्यूमर फॉर्मेशन आपको मिलता है, एक आपके यहाँ पे ट्यूमर फॉर्मेशन आपको मिलता है ट्राइकिया के अंदर, और जब आप 2 महीने बाद आके देखते हो तो आपको पता चलता है कि ये ट्यूमर में से कुछ सेल निकले, सम सेल्स हैव केम आउट फ्रॉम दिस ट्यूमर, और वो ब्लड के साथ ट्रेवल करके कोई दूसरे ऑर्गन तक पहुंच चुके हैं। तो ये आप दिस ट्यूमर सेल्स ओवर हियर, यहाँ पे आपके ट्यूमर सेल्स हैं, ये आप दिस ट्यूमर सेल्स, और इन ट्यूमर सेल्स में से 2-4 सेल यहाँ ट्रेवल करेंगे ब्लड के साथ साथ। सो अलॉन्ग विद द ब्लड फ्लो, along with the blood flow, they are going to invade the new tissue. They are going to invade new tissue. ये न्यू टिश्यू में जाके इन्वेट करेंगे। न्यू टिश्यू में जाके इन्वेट करने का मतलब नए टिश्यू में जाके वहां पे जाके अपने आप को एकम्प्लिश करेंगे। सो नए टिश्यू के अंदर ये लोग जाएंगे, समझो ये वहां से निकल गया आपके ट्राइकिया में से, और जाके अब आपके लग चुके ब्लड के साथ ये ट्रेवल करके जाके लग चुके आपके लिवर के पास। तो नाउ दे हैव रीच्ड टू द लिवर, और समझिए आपके यहाँ पे लिवर है, राइट। तो वहां पे जाके मेरे जाके सेल्स लग चुके हैं, और वहां पे जाके दे हैव लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू ट्यूमर ओवर देयर। सो लिवर के अंदर भी आपका एक नया ट्यूमर फॉर्मेशन आपको वहां पे मिल जाए। अगर आपको ऐसा कैंसर मिलता है, then such kind of cancer in a real term is called as malignant condition. इसको malignant condition कहते हैं, और बल्कि कहूंगा कि इसको ही हम कैंसरस कहते हैं। So this condition over there is called as malignant condition. So this condition over there is called as malignant condition. So that's a malignant cancer. और malignant cancer आपका स्प्रेड होता है बॉडी के अंदर। अब ये वो कंडीशन है जो होती है सीवियर, ये वो कंडीशन है जिसको ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है कई बार। तो अगर किसी का ट्यूमर आपको दिख रहा है लंग्स के ऊपर, आज से 6 महीने बाद आपको पता चलता है कि वो पूरे बॉडी में स्प्रेड हो चुका है, एंड देन यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू ट्रीट दोस काइंड ऑफ कंडीशन, एंड दैट्स व्हाई पीपल एंड अप डाइंग। आपने देखा है कई सारे एक्टर्स रहते हैं जो अगर कैंसर हो रहा है तो उनकी डेथ हो रही है। सो वही होता है कि अगर आप काफी लेट स्टेज में अगर आप इसको डिटेक्ट कर रहे हो, देन ट्रीटमेंट बहुत अनलाइकली होता है कि वो आपको रिस्पॉन्ड करेगी। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो दैट इज व्हाई कैंसर इज नोन फॉर डेथ ऑफ मेनी पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड। एंड ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक ऐसा टॉपिक या ऐसा डिजीज है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च भी किया जाता है, बिकॉज बहुत ज्यादा डेथ इसके जैसी हो रही होती है, ठीक है, कैंसर की वजह से। तो आपको याद रखना है मेलिग्नेंट कंडीशन क्या होता है। मेलिग्नेंट कैंसर मतलब इट विल स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, ये आपके पूरे बॉडी में आपका स्प्रेड करेगा। और ये जो प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर टू स्प्रेड और प्रॉपर्टी ऑफ मेलिग्नेंट ट्यूमर टू स्प्रेड, the property of malignant tumor to spread, this property is called as your metastasis. उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ मेटास्टेटिस। तो मेटास्टेटिस यहाँ पे आप याद रखना, दिस इज अ कंडीशन इन विच, तो जो आपकी प्रॉपर्टी है ना आपके सेल्स की स्प्रेड होने की, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी पे जाना और वहां पे जाके एक नया ट्यूमर फॉर्म करना, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ मेटास्टेटिस। तो आपको पूछा जाएगा कि मेटास्टेटिस कौन शो करता है, बेनिंग ट्यूमर कर रहा है या मेलिग्नेंट ट्यूमर कर रहा है, देन आपका आंसर यहाँ पे सिंपल होगा, दैट्स अ मेलिग्नेंट ट्यूमर। वही होता है जो आपका मेटास्टेटिस यहाँ पे शो करता है। ब्लड के साथ सेल्स जाएंगे अलग अलग लोकेशन पर, वहां पे जाके अपना नया ट्यूमर वहां पे फॉर्म करेंगे, और यही कंडीशन है जो आपकी लीथल होती है, यही कंडीशन होती है विच इज नोन टू बी प्रॉब्लमैटिक। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखना है, दिस इज वन थिंग यू शुड बी क्लियर विद, ठीक है। तो 2-3 चीज यहाँ पे याद रखना, व्हाट इज माय बेनिंग ट्यूमर, व्हाट इज गोइंग टू बी योर malignant condition, malignant tumor या malignant cancer, and then you should know this metastasis आपका क्या है, the property of a cancer to spread throughout the body, that is called as your metastasis, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लो, you have a benign tumor, cells are not cancerous and won't spread. So benign tumor में याद रखना है कि आपके स्प्रेड नहीं हो रहे, they are actually locating in a
पर्टिकुलर एरिया ऑल द टाइम। मैलिग्नेंट ट्यूमर आपके जो होता है वो आपका रुकेगा नहीं एक जगह पे, ये आपका स्प्रेड होगा थ्रू आउट द बॉडी, विल स्प्रेड टू द अदर टिश्यूज एंड अदर ऑर्गन्स। सो ये एक चीज आपको यहाँ पे ऐड रखनी है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, अगर आप इसको लाइक जितना पिक्चर समझा रहा हूँ उसको ध्यान दो। यहाँ पे ये प्राइमरी ट्यूमर आपका यहाँ पे, इसमें से कुछ सेल्स आपके यहाँ पे निकले, ब्लड के थ्रू आपके यहाँ पे ट्रेवल करेंगे एंड रीच टू द न्यू लोकेशन। कोई जा रहा है लिवर के पास आपका जा रहा है, कोई जा रहा है आपका लंग के पास जा रहा है, और वहां पे जाके दे आर फॉर्मिंग अ न्यू ट्यूमर ओवर देयर, वहां पे अटैच होके दे आर फॉर्मिंग अ न्यू ट्यूमर एंड दैट इज गोइंग टू बी माय मेटास्टेटिस, उस कंडीशन को हम यहाँ पे बोलेंगे एंड दिस इज माय मैलिग्नेंट ट्यूमर या दिस इज माय मैलिग्नेंट कैंसर। क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस Yes, सर। sir. अब इसमें आप एक चीज, हाँ जी अपूर्वा बताइए क्या सवाल आपका, बोलिए बोलिए। तो जो ट्रैकिया में ट्यूमर था उसे मैलिग्नेंट बोलेंगे या लिवर वाले को बोलेंगे? ना ऐसा नहीं है, वो तो मैंने लोकेशन चेंज कर दी। ऐसा नहीं है कि ट्राइकिया में है तो उसे मैलिग्नेंट है। अगर इसोफेगस में भी अगर मेरा ट्यूमर होता ना, अगर स्प्रेड हो रहा होता, अगर वो थ्रू आउट द बॉडी स्प्रेड हो रहा होता, तब मैं उसे मैलिग्नेंट बोलता। ठीक है, सो इट, हाँ उसका लोकेशन से कुछ वो नहीं, बस लोकेशन यहाँ पे ऐसे ही चेंज किया था। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आपका ट्यूमर कोई भी है, लेकिन अगर वो आपका लोकलाइज्ड है, चाहे वो ट्राइकिया पे है या आपके बकल कैविटी में, अगर वो लोकलाइज्ड है, वो कहीं लाइक स्प्रेड नहीं हो रहा, दैट इज गोइंग टू बी योर बेनिंग ट्यूमर। हाँ जी अनुशिका बताइए, अनुष्का अनुष्का बताइए, अनुशिका बताइए। सर जो मैलिग्नेंट कैंसर है उसका एग्जाम्पल तो ब्लड कैंसर हो गया, तो जो ऊपर वाला है उसका एग्जाम्पल? You have like we cannot differentiate like that, but one of the common example is going to be a cancer of your buccal cavity. Buccal cavity का जो आपका कैंसर होता है, very often that cancer is going to be a benign tumor. ठीक है, not all the time, but very often you can have the buccal cavity का कैंसर आपका benign tumor होता है, जहाँ पे आपका ट्यूमर हुआ and that is going to be removed. अब होता क्या है अनुशिका कि अगर आपका benign ट्यूमर नॉर्मली आपके बकल कैविटी में बन रहा है, इसोफेगस में अगर बन रहा है, तो उसको आपने रिमूव कर दिया, आप ठीक हो गए। लेकिन अगर आपका बेनिंग ट्यूमर बनता है ब्रेन पे, देन वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। देन इवन दो इट्स अ बेनिंग ट्यूमर, बट नाउ इट विल बी अ मेजर कंसर्न। सो हम ऐसे डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस पे नहीं करते, क्योंकि कई बार हो सकता है कि इवन माय कोलॉन कैन हैव अ बेनिंग ट्यूमर, मेरे कोलॉन के अंदर मुझे बेनिंग ट्यूमर मिल सकता है, मुझे मैलिग्नेंट में मिल सकता है। ठीक है, सो यू कैन हैव बोथ द थिंग्स ओवर देयर, सो दैट इज व्हाई। बट व्हेनेवर यू फाइंड एक कॉमन एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो यस बकल कैविटी में जो आपको कैंसर होते हुए मिलता है, वेरी ऑफन इट विल बी अ बेनिंग ट्यूमर, जिसको आप रिमूव कर सकते हो सर्जरी करके, एंड यू कैन हैव अ नॉर्मल लाइफ। बट वहां पे एट टाइम्स यू गेट अ कैंसर व्हिच इज गेटिंग फॉर्म व्हिच विल बी अ मैलिग्नेंट वन, तो भी आपको होते हुए मिलता है वहां पे। बट दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो। सो बेसिकली यू कैन डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ कैंसर को, आप डिफरेंशिएट करते हो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उसके ऊपर आप डिफरेंशिएट करते हो, राइट। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूं, तो जब भी आप कैंसर की बात करते हो तो यू विल हैव सर्टेन टर्म्स ओवर देयर। एक टर्म आपका यहाँ पे होता है टाइप्स के अंदर, व्हाट इज माय कार्सिनोमा। कार्सिनोमा, कार्सिनोमा का मतलब आपका यहाँ पे होता है दिस इज अ कैंसर ऑफ एपिथेलियल ओरिजिन, कैंसर ऑफ एपिथेलियल ओरिजिन। अगर आपका कैंसर एपिथेलियल सेल जो ओरिजिनेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज माय कार्सिनोमा। इसके एग्जांपल मैं आपको दो देख सकता हूं यहाँ पे, एक आपका यहाँ पे हो जाएगा स्किन कैंसर, स्किन कैंसर, एंड दूसरा एग्जांपल आपके यहाँ पे हो जाएगा आपका ब्रेस्ट कैंसर। उन्हें नाम काफी वाकई है। ब्रेस्ट कैंसर कई बार यस इट इज गोइंग टू बी अ बेनिंग वन। सो ब्रेस्ट कैंसर कई बार आपको जो केस मिलता है वो बेनिंग आपका ट्यूमर आपको मिलता है लोगों के अंदर, एंड दैट कैन बी इजीली रिमूव्ड, उसको आप रिमूव कर सकते हो वहां पे। सो याद रखना कार्सिनोमा अगर आपसे टर्मर है, याद रखना इट इज अ कैंसर जो आपका ओरिजिन हो रहा है आपके एपिथेलियल टिश्यू से। The cancer is originating from the epithelial tissue, या it has a epithelial origin, then that is called as my carcinoma। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। आपके सामने ये सवाल आना बहुत अनलाइकली कि वो पूछेंगे आपसे स्पेसिफिकली कि यार ये वाला कैंसर किस टाइप का है या वो वाला कैंसर किस टाइप का, बिकॉज उसमें बहुत सारे लाइक यू हैव नेम्स एंड टाइप्स ओवर देयर। बट दे कैन आस्क यू, श्योरली ये लोग आपसे पूछ सकते हैं कि इफ द कैंसर इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द एपिथेलियल सेल देन व्हाट नेम इट बिलोंग्स टू, सो दैट इज गोइंग टू बी अ कार्सिनोमा। बताइए तो अनप्रीत, बोलिए। सर कैंसर बॉडी में ओरिजिनेट कैसे होता है? मतलब सब देखेंगे ना बाद में, करेंगे मनप्रीत, और देखते हैं हम लोग बाद में आराम से, पहले अभी टाइप्स देखते हैं।
So that is my carcinoma. ठीक है? So that's your skin and breast cancer. Then you also have one more example is going to be your sarcoma. Sarcoma आपका जो term आपके सामने का, so that's that cancer originating from the cancer having mesodermal origin. Cancer from mesoderm. अगर कैंसर का ओरिजिन आपके यहाँ पे मेसोडर्म से है, if the cancer is originating from the mesodermal tissue, then that kind of cancer is called as my sarcoma. अब मेसोडर्मल अगर कोई ओरिजिन है कैंसर का, तो यहाँ पे आपके एग्जांपल आ सकते हैं कैंसर ऑफ योर बोन, सो कैंसर ऑफ योर बोन, कैंसर ऑफ योर कार्टिलेज, कैंसर ऑफ योर मसल्स. कोई भी अगर कैंसर आपको यहाँ पे, कोई भी टाइप का कैंसर अगर यहाँ पे हो रहा है, समझो किसके बोन के अंदर कैंसर हो रहा है, या इधर कैंसर इन द कार्टिलेज या मसल्स के अंदर, then those kind of cancer are going to be called as my sarcoma, क्योंकि they have a origin of mesoderm. ये वहां से originate कर रहे हैं जहां से mesoderm आपका बनता है. So mesodermal origin आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए. So if the cancer has a origin from mesoderm, that is called as my sarcoma. अगर आप देखोगे bone, cartilage, muscle, they are all mesodermal origin. ये mesoderm में से ही बनते हैं. आपने बचपन में कभी ना कभी ये सुना होगा, पढ़ा होगा. So they have a mesodermal origin. So these are going to be the example. Cancer of bone, cartilage, muscles are the example of my sarcoma. Right? They have a mesodermal origin. Mesodermal origin. सर हार्ट कैंसर भी होता है? Heart cancer. You can have a tumor formation in the heart, but it is not that common. But you can have a tumor formation, but that's not very commonly seen over there. Very rarely you will get to see that happening. Okay. Then you can have तीसरी कंडीशन आप यहाँ पे जो देख सकते हो वो आपकी यहाँ पे हो जाएगी आपकी ल्यूकेमिया. इससे आप लोग वाकिफ हो गए. ये टीवी पे भी दिखाया, मतलब पिक्चर्स में भी दिखाते हैं कि अरे उसको ल्यूकेमिया हो गया, अब क्या होगा. ब्लड कैंसर. हाँ बेटा बोलो क्या हो गया, बोलो. दैट्स अ ब्लड कैंसर. हाँ ये आपका यहाँ पे है ब्लड कैंसर. इसको हम सिंपल लैंग्वेज हम इसे बोलते हैं यहाँ पे एज अ ब्लड कैंसर. अगर मैं इसको ज्यादा स्पेसिफिकली यहाँ पे बोलूँ तो आप समझ जाओ, यू विल हैव अ मोर अमाउंट ऑफ WBC ओवर देयर, राइट. सो इट्स अ कैंसर ऑफ अ WBC. ल्यूकेमिया है ना, ल्यूकोसाइट्स. सो विल हैव अ मोर अमाउंट ऑफ WBC विल बी सीन इन दिस. विल हैव अ मोर WBC काउंट इन ब्लड. लिम्फोमा भी होता है ना? बोलो बेटा बोलो, क्या करो आप, वापस बोलना. सर लिम्फोमा भी होता है ना? हाँ लिम्फोमा में स्पेसिफिकली आपको होता है लिम्फोसाइट. बहुत बढ़िया. लिम्फोमा की जब आप बात करते हो तो ल्यूकोसाइट में विल हैव ऑल द WBCs. बट अगर किसी को मिलता है, आप कहते हो एक टर्म यूज करते हो लिम्फोमा, देन दैट इज गोइंग टू बी लिम्फोसाइट्स का काउंट वहां पे ज्यादा होगा, राइट. बट दोनों को हम यहाँ पे ब्लड कैंसर ही कह सकते हैं. वी कैन कॉमनली कॉल देम एज अ ब्लड कैंसर. बट आपको एक और चीज यहाँ पे याद रखनी है कि अगर लिम्फोमा होता है किसी को, या ल्यूकेमिया अगर किसी को होता है, लिम्फोमा हो रहा है किसी को या ल्यूकेमिया अगर किसी को हो रहा है, देन लिम्फोसाइट्स का अमाउंट ज्यादा होगा. लेकिन ये मत सोचना उससे इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा. आपके अमाउंट ऑफ WBC ज्यादा होंगे, बट ये नॉर्मल नहीं है. दे आर नॉट नॉर्मल WBCs. सो दे विल नॉट डू देयर जॉब्स एज दे आर सपोज्ड टू डू. ठीक है. तो ये कोई अच्छी कंडीशन है नहीं. इट इज अ कैंसर कंडीशन. अगर ये होता है देन इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न. अब एक बात यहाँ पे समझो आप लोग, जो आप इतना डिटेल में इस चैप्टर में नहीं सीखते, लेकिन ये बात याद रखना कि जब किसी को ट्यूमर फॉर्मेशन होता है, वो ट्यूमर बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन कंज्यूम करता है. अगर आपका ट्यूमर फॉर्मेशन हो रहा है, दैट ट्यूमर इज गोइंग टू कंज्यूम ह्यूज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन जो नॉर्मल सेल को मिलना चाहिए था. वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन वहां पे कंज्यूम करता है. सारे न्यूट्रिएंट्स, सारा लाइक इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू नीड फॉर ग्रोथ, वो आपका कंज्यूम करेगा. एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल फाइंड कि नॉर्मल सेल सफर करते हैं. सो ये बात आपको याद रखनी है कि कैंसर सेल जो आपका ग्रो कर रहा है तो उससे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वो ट्यूमर आपके बॉडी के अंदर सारा न्यूट्रिशन जो आपको मिलना चाहिए नॉर्मल सेल को, वो कंज्यूम करने लगता है. एंड दैट इज व्हाई यू विल फाइंड कि the people start becoming weak and things become difficult with the course of time. ठीक है. तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना. So leukemia याद रखना, lymphoma याद रखना. These are all my type of blood cancer.
and sarcoma is a cancer of a mesodermal origin, and then you have a carcinoma which is a cancer of my epithelial origin. इतनी बातें याद रखना, this is going to be enough for you to have a different types of cancer के लिए. अब हम यहाँ पे समझते हैं कि यार कैंसर होता कैसे. So this is something we have understood. अब हम देखते हैं यहाँ पे कैंसर होता कैसे. तो कैंसर करने के लिए या कैंसर होने के लिए you have certain things which can create a mutation on your DNA. देखो सिंपल सी बात है बेटा, आपका सेल कैंसरस तब हो रहा है जब उसके डीएनए के अंदर कुछ म्यूटेशन हो रहा है. अगर डीएनए में कुछ म्यूटेशन हुआ, डीएनए में अगर कुछ म्यूटेशन हुआ तो उससे क्या हो रहा है, सेल साइकिल रेगुलेट नहीं कर पा रहे हम लोग. ठीक है, याद रखना आपका जो सेल होता है, आपका जो सेल यहाँ पे होगा, सो सेल के अंदर कुछ ना कुछ तो यहाँ पे म्यूटेशन होना वाला होगा, कुछ ना कुछ तो म्यूटेशन यहाँ पे किया जाएगा. सो देयर शुड बी सम काइंड ऑफ म्यूटेशन इन द जेनेटिक मटेरियल, देयर शुड बी सम काइंड ऑफ म्यूटेशन इन जेनेटिक मटेरियल, और इस म्यूटेशन की वजह से योर सेल विल टर्न कैंसरस. सो म्यूटेशन अगर आपका हुआ जेनेटिक मटेरियल के अंदर, देन बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन, योर नॉर्मल सेल विल सडनली टर्न्स कैंसरस. इट विल बिकम अ कैंसरस सेल. आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, जो आपने 11th पे भी आपने ये चीज पढ़ी थी, राइट. ये आपका यहाँ पे नॉर्मल सेल है, यहाँ पे आपका नॉर्मल सेल है, इसके डीएनए के अंदर कुछ तो यहाँ पे चेंजेस ऐसे हुए जिसकी वजह से अब वो डिवाइड कर रहा है रैपिडली, और वो रुक ही नहीं रहा डिवाइड करना, रैपिडली डिवाइड कर रहा है, अपना नंबर बढ़ा रहा है और वो रुक नहीं रहा वहां पे. तो ऐसा क्या हुआ होगा, इसका एक एग्जांपल आपने यहाँ पे पढ़ा होगा 11th के अंदर. याद है 11th में आपने पढ़ा था, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज योर ऑक्यूपेशनल डिजीज. आपने ऑक्यूपेशनल डिजीज के बारे में पढ़ा था आपने. यस आपने टर्म सुना होगा, पढ़ा होगा, सिलिकोसिस आपने पढ़ा होगा, सिलिकोसिस, जिसके अंदर आपका, अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, अगर आप माइनिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा है कोई, तो उसने इतना सारा लाइक सिलिका या एस्बेस्टॉस उसने वहां पे इनहेल कर लिया है कि वहां पे उसके लंग्स के अंदर फाइबर बनने लगते हैं, एंड इट कैन ऑल्सो लीड टू लंग कैंसर. तो कई बार क्या होता है कि आप अपने आप को ऐसे एनवायरमेंट के अंदर रखते हो, वहां पे इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो आपके अंदर कैंसर कॉज कर सकते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो लाइक या ये सब्सटेंस होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो आपके अंदर कैंसर फॉर्म कर सकते हैं, इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ कार्सिनोजन. वी आर गोइंग टू कॉल देम एज अ कार्सिनोजन. सो याद रखना, एक टर्म यहाँ पे दिमाग में बिठा लो, दिस समथिंग कॉल्ड एज माय कार्सिनोजेंस. कार्सिनोजेंस वो आपका कोई भी सब्सटेंस हो सकता है जिसकी वजह से आपका सेल कैंसरस हो सकता है. तो कार्सिनोजन बेसिकली यहाँ पे क्या करता है, वो जो आपके सेल के अंदर म्यूटेशन कॉज करता है, आपके डीएनए के अंदर कोई डैमेज क्रिएट करता है, और वो डैमेज जब आपका क्रिएट हो गया, देन उसके बाद आपका सेल रैपिडली यहाँ पे डिवाइड करना चालू करेगा. तो जो लोग इंडस्ट्री में काम करते थे, माइनिंग इंडस्ट्री में, उनमें क्या होता है, वो जो म्यूटेशन हो रहा था वो इकट्ठा हो रहा था, एंड देन सडनली वन डे द म्यूटेशन बिकम्स एक्टिव, एंड देन द सेल्स स्टार्ट डिवाइडिंग एंड दे विल फॉर्म कैंसर्स ओवर, दे विल स्टार्ट फॉर्मिंग ट्यूमर ओवर देयर. ठीक है, तो अगर मैं कार्सिनोजन के यहाँ पे एग्जांपल दूं, सो देयर कैन बी नंबर ऑफ एग्जांपल्स, कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं व्हिच कैन बिहेव एज अ कार्सिनोजन. जैसे कि हम अगर यहाँ पे एग्जांपल दें, so you can have something like your pesticides, ये आपके कार्सिनोजन होते हैं. अगर ये आपके बॉडी में आते हैं, then they have a potential to cause a mutation in the cell and that can cause cancer in nature, right? You can have your nicotine. निकोटीन आपने मालूम है आपको, ये आपको मिलता है 2 जगहों से, टोबैको एंड स्मोकिंग, राइट. नाउ दिस निकोटीन इज वेल नोन एज अ कार्सिनोजन. इसके वजह से लंग कैंसर बहुत कॉमनली देखने के लिए आपको मिलता है. आपका कैंसर जो बकल कैविटी में होता है, ये भी इसकी वजह से होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाता है. सो दैट इज आल्सो समथिंग व्हिच इज वेल नोन फॉर निकोटीन. आपका एग्जांपल हो गया. देन यू कैन हैव सम रेज. कई बार आपकी कुछ रेडिएशंस होती है, जैसे आपकी होती है एक्सरेज, आपकी हो गई एक्सरेज हैज अ पोटेंशियल टू बी कार्सिनोजेनिक, राइट. ये कैंसर कॉज कर सकते हैं. देन यू हैव योर यूवी रेज. यूवी रेज के बारे में भी आपने सुना होगा इस बारे में कि आपका स्किन कैंसर कॉज कर सकते हैं. यूवी रेज आर आल्सो नोन टू कॉज अ म्यूटेशन इन द डीएनए. रेज भी आपने यहाँ पे म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं. दे कैन डू द डीएनए डैमेज, दे आर नोन टू कॉज द डीएनए डैमेज. और जब डीएनए डैमेज ये यहाँ पे करती है, तो उसकी वजह से भी आपका ट्यूमर फॉर्मेशन आपका पे हो जाता है. सो सडनली यू विल फाइंड कि ट्यूमर फॉर्मेशन आपका पे हो सकता है. ठीक है, तो ये कुछ हमने एग्जांपल लिखे. देन कुछ आपके वायरसेस भी होते हैं. देयर आर सम वायरसेस व्हिच बिहेव एज अ व्हिच कैन कॉज द कैंसर.
सो यू हैव सम ऑन्को वायरसेस, एक टर्म हम यहाँ पे यूज करते हैं, कॉल देम एज ऑन्को वायरसेस। ये वो वायरस होते हैं जो आपके सेल में जाते हैं और एक ऐसा डीएनए वहां पे लगा देते हैं जिसके वजह से आपका सेल कैंसरस बन जाता है। इसका बढ़िया एग्जांपल मैं अगर आपको यहाँ पे दूं तो हमने एक नाम सुना था आज से 1 दिन पहले 2 दिन पहले, कपोसी कैंसर। यस यस सर। कपोसी कैंसर आपका हो रहा था जब किसी पर्सन को होता है HIV एड्स। ये कपोसी कैंसर जो आपके यहाँ पे हो रहा था ये बेसिकली हो क्यों रहा है, बिकॉज ऑफ द वायरस। ये वायरस आपके बॉडी में आपका आ रहा है, बॉडी में आके आपके डीएनए में आपका ये जा रहा है, वहां पे आपका ऑन्को जीन आपका वहां पे लगा रहा है, वायरल जीन आपका जीन वो लगा रहा है विच इज गोइंग टू बी कैंसरस, एंड देन इट विल स्टार्ट डिवाइडिंग, द सेल्स विल स्टार्ट डिवाइडिंग। अब ये नॉर्मली वायरस आपके बॉडी में नहीं आता, ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, लेकिन क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम इतना कॉम्प्रोमाइज हो चुका है कि वो बॉडी में आके रह रहा है। याद रखना कई सारे वायरस होते हैं विच आर ऑल्सो नोन टू कॉज कैंसर। तो ये हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दे आर गोइंग टू बी नंबर ऑफ कार्सिनोजेंस। कई बार बेटा कई सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, दे आर ऑल्सो नोन टू बी कार्सिनोजेनिक। कई बार आपके आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो आपके होते हैं दे आर ऑल्सो नोन टू बी कार्सिनोजेनिक, राइट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बहुत सारे सब्सटेंस आपके एनवायरमेंट में ऐसे हैं विच कैन हैज अ पोटेंशियल टू कॉज कैंसर, जो हम नोइंगली अननोइंगली कई बार कंज्यूम भी कर रहे होते हैं एंड वी डोंट इवन रियलाइज दैट। ओके, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। और सिटीज में अगर आप रह रहे हो, यू आर ऑलवेज एक्सपोज टू पोल्यूशन, यू आर ऑलवेज एक्सपोज टू सम काइंड ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, everything has a potential to cause the cancer. Not everything, many things have a potential to turn your cell into cancerous in nature. तो ये चीज तो हमने यहाँ पे देखी कि आपके क्या क्या चीज आपकी कार्सिनोजन यहाँ पे होती है जो कैंसर कॉज कर सकती है। अब थोड़ा हम इसको अंदर से समझते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड एट द मॉलिक्यूलर लेवल। अब यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा, सी आपको क्या याद रखना है, ये कहानी को थोड़ा आप यहाँ पे ध्यान से समझो तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअली में अंदर होता क्या है। आपका एक नॉर्मल सेल है, assume that you have a normal cell, this is going to be your normal cell, और आपका जो नॉर्मल सेल आपके पास है यहाँ पे, दिस नॉर्मल सेल इज गोइंग टू बी हैविंग कुछ जीन्स, इसके अंदर 2 जीन लगे, हम सबके पास है नॉर्मल सेल में 1-2 जीन लगे हुए आपको मिलते हैं। एक जीन आपका यहाँ पर इसका नाम होता है प्रोटो ऑन्कोजीन, प्रोटो ऑन्कोजीन। So one gene which is there in the cell is called proto-oncogene. दूसरा जीन जो आपके सब सेल के अंदर आपका यहाँ पे है उसे हम कहते हैं एज अ ट्यूमर सप्रेसर जीन, ट्यूमर सप्रेसर जीन, इसको हम शॉर्ट में इवन लिखते हैं TSG। ये दोनों जीन आपके नॉर्मल सेल के अंदर काम कर रहे हैं। इनका काम क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जो आपका जो प्रोटो-ऑन्कोजीन है ना, प्रोटो-ऑन्कोजीन आपका नॉर्मल सेल डिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रोटो-ऑन्कोजीन जो आपका यहाँ पे इट इज इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल सेल डिवीजन। आप ये सोच लो कि आपका जो प्रोटो-ऑन्कोजीन है ये थोड़ा बहुत अपना कुछ प्रोटीन बनाएगा, जीन है ये, एंड दिस जीन विल मेक सम प्रोटीन, इट विल मेक सम प्रोटीन which are going to be essential for cell division, which are going to be required for normal cell division, जिनके they are required for नॉर्मल सेल डिवीजन। तो एक बार फिर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास 2 जीन यहाँ पे लगा हुए, प्रोटो-ऑन्कोजीन एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन। प्रोटो-ऑन्कोजीन आपका वो जीन है जो आपका कुछ प्रोटीन आपको यहाँ पे बना के देगा और वो प्रोटीन का इस्तेमाल करके आपका नॉर्मल सेल डिवाइड करता है। सो हर बार जब सेल डिवाइड कर रहा है वो इसमें से कुछ प्रोटीन बन के आएगा और वो हेल्प करेगा आपके नॉर्मल सेल डिवीजन के लिए। तो दिस विल हेल्प इन द नॉर्मल सेल डिवीजन। ऑन द अदर हैंड आपका ट्यूमर सप्रेसर जीन जो होता है इसका काम यही होता है, ध्यान रखना, कि आपका सेल ट्यूमर ना फॉर्म करे। तो ये इस चीज का ध्यान रखता है कि आपका सेल ट्यूमर फॉर्मेशन ना करे। आपका सेल जब डिवाइड कर रहा है चुपचाप डिवाइड करे आराम से और फिर रुक जाए, राइट। इट विल एंश्योर दैट कि आपका सेल ट्यूमर फॉर्मेशन ना करे। ठीक है, क्या इतनी बात समझ आ रही है आपको यहाँ पे? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सिंपल बात है, इतनी बात। सर वो प्रोटॉन को जीन इंश्योर करेगा क्या कि सेल हद से ज्यादा डिवाइड ना करे? नहीं, ना TSG बेटा, TSG ट्यूमर सप्रेसर जीन जो आपको यहाँ पता है इसका काम होता है टू एंश्योर दैट कि आपका सेल आपका ट्यूमर फॉर्मेशन ना करे। सिंपल, जब आपका सेल डिवाइड करेगा वो डिवाइड करके चुपचाप रुक जाए, हद से ज्यादा डिवाइड ना करे, वो काम होता है हमारे TSG का। ठीक है, तो ये 2 जीन पहले आपको यहाँ पे आ रहे हैं, ये 2 जीन हम सबके अंदर और ये सब हम सबके अंदर काम कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे याद रखना, अब इस बात को आप समझो
कि अगर आपके सेल के अंदर कैंसर कॉज करना होगा तो आपको दो चीजें यहाँ पे करनी पड़ेगी। दो चीजें आपकी होती हैं इन जीन्स के साथ। सो यू हैव अ प्रोटॉन को जीन, यू हैव योर प्रोटॉन को जीन यहाँ पे। अब प्रोटॉन को जीन जो आपका यहाँ पे होगा, इट हैज टू कन्वर्ट इनटू, अगर ये अपने आप को हद से ज्यादा एक्सप्रेस कर रहा है, अगर ये कर रहा है अपने आप को ओवर एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटॉन को जीन। ओवर एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि ये बहुत ज्यादा प्रोटीन बना रहा है, जितना बनाना चाहिए था उससे ज्यादा बना रहा है। तो समझो अगर आपका प्रोटॉन को जीन जितना प्रोटीन बनाना चाहिए था उससे कई ज्यादा प्रोटीन आपका ये बनाने लगा यहाँ पे, इफ इट इज मेकिंग अ मोर अमाउंट ऑफ प्रोटीन। अगर ये ऐसा काम करने लगता है, इफ इट इज ओवर एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ, तो पता है वो टाइम पे आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि मेरा प्रोटोऑन्कोजीन मेरा कन्वर्ट हो चुका है इनटू माय ऑन्कोजीन, इट हैज कन्वर्टेड इनटू द ऑन्कोजीन। ये हद से ज्यादा प्रोटीन बना रहा है। अब ये बात समझो, अगर ये हद से ज्यादा प्रोटीन बनाएगा तो आपका सेल डिवीजन होता ही रहेगा। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? अगर ये हद से ज्यादा प्रोटीन बनाना चालू करेगा, the cell will be in a constant state of dividing all the time. तो अगर आपका ये ओवर एक्सप्रेस कर रहा है, if it is expressing itself in a much more higher amount, then वो टाइम पे आप क्या बोलोगे कि मेरा प्रोटोऑन्कोजीन मेरा कन्वर्ट हो चुका है and that has turned into ऑन्कोजीन। अब मेरा प्रोटोऑन्कोजीन नहीं रहा, अब मेरा कुछ और बन चुका है, राइट? ये जो भला इंसान था वो पहले, अब वो नहीं रहा, अब वो बदल चुका है। सो दैट इज गोइंग टू बी योर ऑन्कोजीन। इतनी बात पहले आपको समझ आ रही है? इतनी बात आपको क्लियर है यहाँ पे? यस सर। ठीक है। अब एक और बात आप यहाँ पे समझे यहाँ पे कि अगर ये बदल भी गया ना, एक और पर्सन है हमारे पास जो हमें बचा लेगा। कौन है हमारा? वो टीएसजी। टीएसजी तो हमारा है ना वहाँ पे। वो बोलेगा कि अरे घबराने की क्या जरूरत है, अगर वो एक्सप्रेस कर भी रहे अपने आप को ज्यादा, आई विल एंश्योर दैट देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर। वो ट्यूमर बनने कभी नहीं देगा अपने यहाँ पे। तो देखो, एक तो म्यूटेशन यहाँ पे हो गया, प्रोटोऑन्कोजीन हद से ज्यादा अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, तो एक म्यूटेशन तो हमारे यहाँ पे हो चुका है, राइट? दूसरा म्यूटेशन यहाँ पे होना चाहिए। सेकेंड म्यूटेशन शुड हैपन ओवर देयर एंड देयर शुड बी अ नॉकिंग ऑफ और लेस एक्सप्रेशन और अंडर एक्सप्रेशन, या मैं कहूंगा देयर शुड बी नो एक्सप्रेशन ऑफ टीएसजी। देयर शुड बी नो एक्सप्रेशन ऑफ टीएसजी। अगर यहाँ पे कोई म्यूटेशन हुआ और उस म्यूटेशन की वजह से देयर विल बी नो एक्सप्रेशन ऑफ टीएसजी, रुक जाओ बेटा रुक जाओ, अगर यहाँ पे कोई म्यूटेशन मेरा यहाँ पे होता है टीएसजी के अंदर और उसके वजह से अगर आपका टीएसजी काम करना बंद कर दिया, तो यहाँ पे कुछ तो भी म्यूटेशन हमने यहाँ पे किया और मेरा टीएसजी काम करना बंद कर दिया। अगर मेरा टीएसजी काम करना बंद कर दिया, अब कंडीशन हो गई आपकी कैंसर वाली। अब जो आपको चाहिए था वो सेल के अंदर हो चुका है। टीएसजी विल स्टॉप वर्किंग, टीएसजी आपका यहाँ पे काम नहीं कर रहा और आपका प्रोटोऑन्कोजीन हद से ज्यादा काम कर रहा है। अगर ऐसा होने लगता है, देन याद रखना आपका सेल ट्यूमर फॉर्मेशन कर देगा। नाउ यू विल फाइंड द सेल विल स्टार्ट फॉर्मिंग द ट्यूमर विद। यही होता है। तो याद रखना आपके सेल के अंदर दो म्यूटेशन होने बड़े जरूरी है। एक तो ट्यूमर सप्रेसर जीन काम करना बंद होना चाहिए एंड प्रोटोऑन्कोजीन आपके यहाँ पे काम करना एक्सेस में होना चाहिए। सो देयर हैज टू बी ओवर एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटोऑन्कोजीन। तो वो टाइम पे बोलूंगा कि यार ये मेरा बन चुका है ऑन्कोजीन, एंड एट द सेम टाइम I also want there should be no expression of TSG। जब ये दोनों चीजें आपकी हो जाती है, तब आप समझ जाना कि आपका ट्यूमर फॉर्मेशन आपका होगा। अब आप सोचो, पता है कई बार होता है कि कोई अगर स्मोकिंग कर रहा हो तो काफी सालों तक कुछ नहीं होता, लेकिन सडनली फिर आपका ट्यूमर फॉर्मेशन होता है। इफ समवन हु इज अ स्मोकर फॉर मेनी इयर्स देयर विल नथिंग विल हैपन, पर जैसे वो मिड 40s 50s के अंदर आ रहा होता है, उसके बाद फिर सडनली आपका ट्यूमर फॉर्मेशन होता है। तो आप समझो इस बात को कि म्यूटेशन हो चुका है और शायद एक म्यूटेशन वहां पे हो चुका था, दूसरे का वेट किया जा रहा था। जैसे ही दूसरा भी जीन वहां पे बंद कर देता है अपना काम करना, देन यू नो कि अब आपका वहां पे सेल्स विल रैपिडली स्टार्ट डिवाइडिंग। यही चीज तो उनके साथ भी होती है जो इंडस्ट्री में काम करते हैं। इनिशियली दे डोंट हैव एनीथिंग हैपनिंग ओवर देयर, बट म्यूटेशन आपको वहां पे होने लगा है और म्यूटेशन की वजह से शायद आपका एक जीन काम कर रहा है, एक काम नहीं कर रहा। जब दूसरा जीन भी आपका काम करना बंद कर देगा या टीएसजी आपका काम करना वहां पे बंद कर देगा सडनली, then you will find tumor formation will be seen happening over there। क्या आपको ये चीज यहाँ पे समझ आ रही है? Is this thing clear to all of you? जेनेटिक लेवल पे ये चीज यस सर। ये याद रखना है, दोनों टर्म्स यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे हो क्या रहा है। बताइए एल्जिया, बताइए क्या हो गया, बोलिए। सर मतलब अगर बहुत ज़्यादा प्रोटीन फॉर्मेशन हो गया बॉडी में तो उससे ट्यूमर हो जाता है।
ऐसे नहीं बोलते बेटा, ऐसे नहीं बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं। यू से व्हेन यू हैव अ ओवर एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटोन ऑन्कोजीन, दैट्स व्हाट यू से। ऐसा नहीं कि ज्यादा प्रोटीन बन रहा है तो ट्यूमर फॉर्मेशन हो रहा है, ऐसे थोड़ी बोलोगे। ऐसे डांट पड़ेगी, मेरे से भी पड़ेगी डांट, स्कूल का टीचर भी डांटेगा, पड़ोसी ने सुन लिया वो भी डांटेगा, ऐसे नहीं बोलते हैं। याद रखना, इट ऑलवेज हैज टू बी अ ओवर एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटोन ऑन्कोजीन। कोई भी प्रोटीन यहाँ पे नहीं बन रहा, आपको वो प्रोटीन बन रहा है यहाँ पे ज्यादा जो जनरली सेल डिवीजन में आपकी मदद कर रहा था। इट हैज टू बी ओवर एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटोन और उसके वजह से आप ये बात समझो कि प्रोटोन नॉर्मली क्या करता था, वो आपके लिए कुछ प्रोटीन बनाता था और वो प्रोटीन आपके लिए इंपॉर्टेंट है नॉर्मल सेल डिवीजन के लिए। अब वही प्रोटीन अगर हद से ज्यादा बन रहे हैं, देन द सेल इज इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ डिवीजन एंड दैट इज व्हेन वी से दैट इट हैज टर्न इनटू द ऑन्कोजीन। क्या ये बात सबको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा हो देन पूछ लो, लेकिन ऐसे वो गलत इंफॉर्मेशन जहन में मत रखना, ठीक है? ऐसा मत सोचना कि अगर ज्यादा प्रोटीन होता है तो आपका कैंसर होता है, ऐसा प्लीज मत सोचना, प्लीज डोंट डू दैट। बताइए शिवा, बोलिए। सर अगर टीएसजी में से पहले म्यूटेशन हो जाए और वो एक्सप्रेस करना बंद कर दे तो सर पॉसिबल है ट्यूमर फॉर्मेशन? हाँ, तो समझो शिवा कि आपका टीएसजी पहले बंद हो गया और मेरा प्रोटोन नॉर्मली चल रहा है, तभी भी आपका यहाँ पे कैंसर फॉर्मेशन नहीं होगा। आपको दोनों में म्यूटेशन चाहिए। टीएसजी आपका Yes, चला गया, sir. समझो टीएसजी ने बंद कर दिया और वो अभी भी आपका यहाँ पे नॉर्मली काम कर रहा है, देन इट्स ओके ना, यू डोंट स्टिल हैव आपका ट्यूमर फॉर्मेशन आपका पे नहीं होगा। लेकिन जब दोनों गए वहां पे अपने काम से, जो उनका काम था, देन देयर इज गोइंग टू बी ट्यूमर फॉर्मेशन। सो हो सकता है बिल्कुल कि कभी टीएसजी पहले बंद हो जाए फिर बाद में प्रोटोन कन्वर्ट ऑन्कोजीन के अंदर। दिस इज व्हाट यू कैन फाइंड हैपनिंग ऑल द टाइम, राइट? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेट्स हैव अ लुक व्हाट इज बीन रिटन ओवर हियर। सो यू हैव causes of cancer, transmission of normal cell into cancer's neoplastic cells may be induced by physical, chemical or biological agent. The agents are called as my carcinogen. Ionization radiations like X-ray, gamma rays, non-ionizing radiation like your UV rays cause DNA damage. आपको भी नोटिस करना, जब आप एक्सरे कराने के लिए जाते हो तो आपको लंबे टाइम के लिए वहां पे खड़ा नहीं रखा जाता, बहुत फ्रैक्शन ऑफ टाइम के अंदर एक स्मॉल टाइम में एक्सरे होकर आपको निकल जाता है। इट्स नॉट लाइक वो एक्सरे के सामने आप एक्सरे के सामने आप खड़े रहते हो, ऐसा कभी नहीं होता। वो आपको रोके बोलेगा सांस रोकने के लिए या समथिंग विच यू हैव टू डू ओवर देयर। अगर आप पैरों का करा दो तो वो भी नहीं करना पड़ेगा, एंड देन यू क्विकली टेक एक्सरे। सो दीज आर आल्सो गोइंग टू बी carcinogens, like they can be carcinogenic, that's why you have to know that. Okay, then the chemical carcinogens present in tobacco have been identified as a major cause of lung cancer. Cancer causing virus, oncogenic virus आपके यहाँ पे जाते हैं, and they have a viral oncogenes. इनके पास होता है आपके यहाँ पे viral oncogenes। ये जीन्स अपने डीएनए में जाके लगा देते हैं, हमारे डीएनए के जाके लगा देते हैं, and then हमारा डीएनए के म्यूटेशन हो जाता है, and then it will start forming the more number of cells. Furthermore, several genes called cellular oncogenes, proto-oncogenes have been identified in the normal cells, which when activated under certain conditions could lead to an oncogenic transformation of cells. जो मैंने मेंशन किया था वही चीज आपके यहाँ पे मेंशन करके इन्होंने यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है? तो ये बात है आपको यहाँ पे रखनी है याद। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि हम कैंसर को डिटेक्ट कैसे करते हैं। हाउ डू यू डिटेक्ट द कैंसर? तो बताइए, अगर आपके पास कोई केस आता है तो आप किस तरीके से उसके अंदर कैंसर आप डिटेक्ट कर सकते हो? बताइए डॉक्टर साहब, कोई हैंड रेज करके बताओ मुझे कि आप कैसे डिटेक्ट करोगे। बोलिए मोनिका। सर अगर सेल जो वो डिवाइड करते जा रहा है तो मतलब हम बता सकते हैं कि इसको मतलब अगर कोई लड़का आता है तुम्हारे पास, हाउ डू यू नो वे उसके सेल डिवाइड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? चेकअप करोगे तुम? हाँ जी अलजिया बोलिए। इसके थ्रू नहीं दिया, खैर कोई बात नहीं। सो कैंसर डिटेक्शन में आपको याद रखना है, देयर आर फ्यू थिंग्स यू कैन डू ओवर देयर। एक आपका होता है यहाँ पे हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट। हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आप एक छोटा सा टिश्यू आप निकालते हो उस पर्सन के बॉडी का और उसे आप ऑब्जर्व करते हो। समझो कि अगर सो एज अ डॉक्टर इफ यू सी दैट देयर आर सम सिम्टम्स ऑफ कि कुछ अनसर्टन आपको अगर आपको वहां पे लग रहा है, देन आप क्या करोगे, उस पेशेंट में से एक टिश्यू निकालोगे जो जिसके अंदर आपको लग रहा है कि कैंसर होने के चांसेस आपके वहां पे हो सकते हैं, और उसे आप फिर ऑब्जर्व करोगे। तो उसे हम कहते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट। हिस्टो मतलब स्टडी ऑफ, हिस्टोलॉजी मींस स्टडी ऑफ टिश्यू। तो हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट का मतलब यहाँ पे होता है that you take out a small piece of tissue from the person
एंड देन उसे आप वहां पे ऑब्जर्व करते हो माइक्रोस्कोप के नीचे टू अंडरस्टैंड कि ये सेल्स वहां पे कैंसरस है या नहीं है, राइट। तो हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट में याद रखना, यू विल टेक आउट अ स्मॉल टिश्यू फ्रॉम द पर्सन्स बॉडी। सो स्मॉल टिश्यू आप यहाँ पे निकालते हो, स्मॉल टिश्यू is extracted and studied। इसको आप थोड़ा सा स्टडी करोगे तो एक ये चीज की जा सकती है। समझो कि अगर कोई पेशेंट आ रहा है और आपको लग रहा है कि इसमें बकल कैविटी में इसके कैंसर के चांसेस ज्यादा है, वहां से एक छोटा सा टिश्यू निकाल के आप उसे वहां पे स्टडी कर सकते हो। दैट्स वन थिंग। सेकेंड थिंग आपको यहाँ पे किया जा सकता है, दैट इज गोइंग टू बी योर ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट भी आपके यहाँ पे एक तरीका होता है जिसके थ्रू आप पता लगा सकते हो, स्पेशली आपका अगर आपका ब्लड कैंसर हुआ तो ब्लड टेस्ट में फायदा ही होगा कि अगर किसी को ल्यूकेमिया है तो आपको उसका जो अमाउंट होगा WBC का वो आपको बहुत ज्यादा आपको मिल जाएगा। तो अगर ब्लड टेस्ट के अंदर आपको बहुत ज्यादा अगर आपको अमाउंट मिल रहा है WBCs का या लिम्फोमास का, लिम्फोसाइट्स का, देन आप वहां पे कह सकते हो दैट द पर्सन माइट बी पॉसिबली सफरिंग विद द ब्लड कैंसर। ठीक है, बताइए अलजिया क्या सर आपका, बोलिए। अगर ब्लड में WBC के काउंट बढ़ जाते तो क्या ब्लड का कलर चेंज होता है? वापस बोला बेटा, ब्लड में WBC की काउंट बढ़ जाती है, फिर क्या बोला आपने? ब्लड का कलर चेंज होता है क्या? नहीं नहीं, दैट वोंट हैपन। सो याद रखा ये सब आप यहाँ पे, या वो हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट या वो ब्लड टेस्ट, ये आप एक तरीका होता है डिटेक्ट करने का आपके कैंसर को। देन आपके कुछ एडवांस तरीके भी आपके यहाँ पे हो जाते हैं। एडवांस तरीके आपके यहाँ पे हो सकते हैं लाइक योर CT स्कैन, ये आपने सुना होगा बिल्कुल, CT स्कैन कराया जाता है, कैन बी डन। देन यू हैव MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI स्कैन भी आपका किया जा सकता है, इवन एक्सरेज। तो ये सब चीजें आपकी यूज की जा सकती है फॉर डिटेक्शन ऑफ द कैंसर। ये तीन चीजें भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं फॉर द कैंसर। ये काफी एडवांस तरीके हैं। MRI में तो आपको इंटरनल ऑर्गन, CT स्कैन और MRI तो आपको इंटरनल ऑर्गन्स में जो आपका कैंसर हुआ होगा वो आप काफी क्लियरली देख पाते हो। सो कितना स्प्रेड हुआ है, कहाँ तक स्प्रेड हुआ है, दैट कैन ऑल बी सीन इन द MRI एंड CT स्कैन के अंदर आप ये होते हुए आप देख पाते हो। ठीक है, देन यू कैन ऑल्सो हैव, आपने कुछ नए तरीके यहाँ पे ढूंढे हैं, लाइक यू हैव एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, आप यहाँ पे देखते हो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। इसको मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे क्या किया जाता है। तो जब आपके कैंसर सेल होते हैं ना, वो कुछ टाइप के आपका सिक्रीशन करेंगे, दे विल सिक्रीट सम काइंड ऑफ प्रोटीन्स। तो उन प्रोटीन्स के अगेंस्ट हम बनाते हैं एंटीबॉडीज, उन प्रोटीन्स के हम एंटीबॉडी बनाते हैं और फिर हम बॉडी में वो एंटीबॉडी को रिलीज करते हैं, और वो एंटीबॉडी वहां पे जाके लगेगी जहां पे आपके होंगे सारे के सारे ट्यूमर सेल्स। सो ये भी किया जाता है। सो यू क्रिएट सम लाइक एंटीबॉडीज जो उस एंटीजन को जाके लगेगा जो आपका कैंसर आपका रिलीज कर रहा है, आपका बना रहा है। तो इसके थ्रू भी आप पता लगा पाते हो कि बॉडी के कौन से एरिया में आपका यहाँ पे कैंसर स्प्रेड हो चुका है। सो दैट कैन बी ऑल्सो डन ओवर देयर। एक और चीज याद रखना, एक टर्म याद रखना, जेनेटिक प्री डिपोजिशन। जेनेटिक प्री डिपोजिशन, जेनेटिक प्री डिपोजिशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है? कई बार क्या होता है कि फैमिली में रन कर रहा होता है कैंसर, मतलब मेरे फादर को था, मेरे फादर के फादर को था, ऐसे अगर फैमिली में रन कर आपके यहाँ पे कैंसर, तो अगर किसी का प्री जेनेटिक डिपोजिशन अगर आपका वहां पे है, मतलब पहले से आपको मालूम कि फैमिली में रन कर रहा है, देन वो टाइम पे आपको डॉक्टर बता सकता है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए जिससे आपको कैंसर हो सकता है। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल कि मेरे दादाजी को भी लंग कैंसर था, फादर को भी था, अब मुझे भी होगा, राइट। अगर ऐसा आपको मालूम कि आपके फैमिली में रन कर रहा है, देन अ डॉक्टर विल स्ट्रांगली सजेस्ट यू टू अवॉइड स्मोकिंग और टबैको चिविंग। आप अवॉइड करिए सो दैट देयर आर लेस लाइकली चांस कि आपके अंदर वो एक्टिव हो वो जीन। तो याद रखना, दिस समथिंग कॉल्ड एज माय जेनेटिक प्री डिपोजिशन। जेनेटिक प्री डिपोजिशन का मतलब होता है कि वो जीन्स में आपका पहले से ही है, आपका जीन इज मोर लाइकली टू बिकम कैंसरस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को उन सब चीजों से बचाएं जो आपको कैंसर कॉज कर सकती है। तो ये बात भी याद रखना, ये डॉक्टर आपको सजेस्ट कर सकता है। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग जिसके थ्रू आप डायग्नोसिस यहाँ पे आप कर सकते हो। सो याद रखना, आई होप इट्स क्लियर टू यू व्हाट इज माय जेनेटिक प्री डिपोजिशन। आपको समझ आ रहा है, ये टर्म समझ आ रहा है आप सबको यहाँ पे, क्लियर है? यस सर। That is one term, antigen antibody interaction. Blood test, histopathological test, CT scan, MRI scan, X-rays are all the ways to which you can detect the cancer. Detect कर सकते हो, diagnosis कर सकते हो अपने वहां पे कैंसर का। ठीक है, चलो हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है।
So early detection is going to be essential. Early detection अगर आपके यहाँ पे होगा, then you can have a treatment. और treatment is also going to be very expensive. याद रखना, कैंसर ट्रीटमेंट आपके काफी एक्सपेंसिव होती है, वो बाद में देखते हैं. So cancer detection is based on the biopsy and histopathological studies of the tissue and blood and bone marrow test for increased cell count in case of a leukemias. तो ये सारे आप टेस्ट करते हो. हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट कर लिया आपने, ब्लड टेस्ट कर लिया. अगर ल्यूकेमिया हो तो ब्लड टेस्ट की जरूरत पड़ती है, राइट. बायोप्सी मतलब सेम होता है, उसके अंदर भी आप एक स्मॉल टिश्यू आप कट करके ले रहे हो. अ पीस ऑफ सस्पेक्टेड मतलब जो आपको लग रहा था कि इसमें कैंसर है, is cut into thin sections, stained and examined under the microscope. तो आप देख पाते हो कि उसके अंदर कोई चेंजेस है, शेप सही है या नहीं है सेल का. अगर आपको सेल का शेप अलग लग रहा है, then you can say it is a cancerous one. Okay. Then technique like radiography, जैसे कि आपका एक्सरे हो गया, कंप्यूटेड टोपोग्राफी आपके यहाँ पे हो गया, MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग आर यूजफुल टू डिटेक्ट कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स. ठीक है. कंप्यूटेड टोपोग्राफी यूजेस एक्सरेज टू जनरेट अ 3-dimensional इमेज ऑफ द इंटरनल ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो आपको एक 3-dimensional इमेज आपको मिल जाती है यहाँ पे. सिमिलरली यू कैन फाइंड द सेम थिंग विद MRI. MRI में याद रखना कि MRI क्या करता है यहाँ पे, वो आपका मैग्नेटिक फील्ड को यूज करता है. इट यूज द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड and non-ionizing radiation to accurately detect the pathological and physiological changes in the living tissue. MRI ज्यादा एडवांस तरीका है, much more better way to know the cancer और वो कितना स्प्रेड हो चुका है यहाँ पे. So these are the things you have to know. तो कई बार अगर डॉक्टर को हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट करके अगर कुछ समझ नहीं आ रहा ना, तो वो रेकमेंड कर सकते हैं कि आप MRI करा लो, उससे आपको ज्यादा बेटर आपको यहाँ पे आइडिया मिल सकता है. So these are the things you have to know about the detection of the cancer. अब हम बात करते हैं हमारा ट्रीटमेंट के बारे में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ट्रीटमेंट आपके यहाँ पे कैसे होती है. तो ट्रीटमेंट के बारे में आप लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत जानते हो, थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ. तो ट्रीटमेंट की जब हम बात करते हैं, सो ट्रीटमेंट कैन बी एज सिंपल एज सर्जरी. अब मुझे आप लोग बताओ कि सर्जरी कौन सी कंडीशन में ज्यादा काम आती है. व्हेन यू हैव अ बेनिंग ट्यूमर, वो टाइम पे सर्जरी आपका यहाँ पे हेल्प करेगा. सो अगर बेनिंग ट्यूमर आपका है तो सर्जरी करो, ट्यूमर को निकालो. दैट्स अ वेरी सिंपल वे, राइट. और एल्स आप रेडिएशन थेरेपी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो. यू कैन यूज अ रेडिएशन थेरेपी. रेडिएशन थेरेपी यहाँ पे यूज किया जाता है, विच इज नोन टू क्योर द कैंसर. देन आपके कई सारे केमिकल्स होते हैं, उनको हम इंजेक्ट कर सकते हैं बॉडी में. यू कॉल देम एज कीमोथेरेपी. यू कॉल देम एज अ कीमोथेरेपी. कीमोथेरेपी के अंदर आप केमिकल जब इंजेक्ट करते हो, ये केमिकल जब बॉडी के अंदर जाते हैं तो ये टारगेट करते हैं आपके स्पेसिफिक ट्यूमर वाले सेल्स को. ठीक है. रेडिएशन थेरेपी में वही किया जाता है कि आप टारगेट करते हो आपके ट्यूमर वाले सेल को. बट जनरली क्या होता है, नॉर्मल सेल भी डैमेज होते ही है. जनरली व्हाट वी हैव सीन दैट नॉर्मल सेल भी आपके यहाँ पे डैमेज होते हैं. इसलिए ट्रीटमेंट का आपको साइड इफेक्ट मिलेगा ही मिलेगा. आप कभी नोटिस करना, जिसका कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा होता है, दे विल लूज देयर हेयर, एनीमिक हो जाएंगे, वेट लॉस हो जाएगा. It's a very commonly thing you find happening in the people suffering with cancer. बहुत commonly आपके symptoms मिलते हैं कि हेयर लॉस हो रहा है, एनीमिक हो रहे हो, वेट लॉस हो चुका है, एकदम they have gone thin. So that happens because ये जो ट्रीटमेंट्स होती है काफी बॉडी के लिए हेवी होती है. These treatments are quite heavy to the body. So that is also something you have to understand. सर्जरी हो गया, रेडिएशन थेरेपी आपका हो गया, कीमोथेरेपी आपके यहाँ पे हो गया. These are the few things you have to know. Then एक नई थेरेपी आपके यहाँ पे आई जिसे हम कहते हैं इम्यूनोथेरेपी. ये काफी इंटरेस्टिंग आपके यहाँ पे थेरेपी है, ट्रीटमेंट है, इम्यूनोथेरेपी. देखो इसमें करा क्या जाता है. आपकी जो बॉडी है, द बॉडी लाइक व्हाट योर बॉडी नोज ना, कि बॉडी काफी क्लियरली जानती है कि क्या कौन से मेरे सेल खुद के हैं और कौन से मेरे सेल बाहर के हैं. यू नो दैट कि आपकी बॉडी काफी क्लियरली जानती है विच सेल बिलोंग टू मी एंड विच सेल्स आर फॉरेन सेल्स. अब जब आपको कैंसर हुआ, तो अब कैंसर में तो क्या होगा कि आपका इम्यून सिस्टम कैंसर सेल को मारेगा नहीं. क्यों नहीं मारेगा? क्योंकि वो एक्चुअली में है तो खुद का ही सेल ना. चाहे वो आपका रैपिडली डिवाइड क्यों ना करो, बट वो तो खुद का ही बॉडी का सेल है, तो आपका इम्यून सिस्टम वैसे तो अटैक करेगा नहीं. लेकिन अब लोगों ने क्या किया, व्हाट द डॉक्टर्स एंड रिसर्चर्स हैव डन ना, दे हैव क्रिएटेड सम इंटरफेरॉन्स, और वो इंटरफेरॉन्स आपका रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं इम्यून सिस्टम का टुवर्ड्स अ कैंसरस सेल. तो इम्यूनोथेरेपी में आप यहाँ पे क्या करते हो ना, कि आपके खुद के इम्यून सिस्टम को आप ट्रिगर करते हो, या मैं कहूंगा उससे आप लाइक यू आर एक्चुअली allowing them to express themselves, your immune cells, and now they will go ahead and actually kill your cancer cells inside the body.
सो इम्यूनोथेरेपी में आप यहाँ पे क्या करते हो, दैट यू विल बी रिलीजिंग सम इंटरफेरॉन्स, सो विल बी एडिंग सम इंटरफेरॉन्स इनसाइड द बॉडी। सो कुछ आप इंटरफेरॉन्स आप रिलीज करोगे बॉडी के अंदर, यू विल रिलीज इन द बॉडी, और जब ये इंटरफेरॉन्स आप रिलीज कर रहे हो, सो यू विल हैव अ इम्यून रिस्पॉन्स आपका जनरेट होगा, और ये इम्यून रिस्पॉन्स आपका स्पेसिफिक होगा ट्यूमर सेल्स के लिए। सो दिस विल जनरेट अ इम्यून रिस्पॉन्स, दिस विल जनरेट immune response, and this immune response will be specific for my tumor cells, will be specific for tumor cell। अब आप सोचो कि जब अगर ये ट्रीटमेंट अगर लोकली अवेलेबल हो जाए, अगर ये ट्रीटमेंट कॉमनली बेसिस पे अगर आपके यूज होने लगे, तो कितना फायदा होगा इससे। आप सोचो जो साइड इफेक्ट आपको मिलते हैं होते हुए बिकॉज ऑफ रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी, वो आपके मिलेंगे ही नहीं आपको। यू विल नॉट फाइंड दैट हैपनिंग, बिकॉज आपका खुद का इम्यून सेल जाके टारगेट कर रहा है, आपका खुद का इम्यून सेल वहां पे एक्टिव हो रहा है, ट्रिगर हो रहा है, आपका रिस्पॉन्स दे रहा है, और वो जाके ढूंढ रहा है आपके कैंसर के सेल्स को, और वो जाके उसे खत्म कर रहा है। सो दैट विल हैव अ लीस्ट अमाउंट ऑफ साइड इफेक्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ थेरेपी। तो ये थेरेपी आपकी लाइक इट इज स्टिल इन द पायलट स्टेज पे आपकी है, अभी इतना कॉमनली आपको देखने के लिए नहीं मिलता कंट्री में। एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड सच काइंड ऑफ थेरेपीज आर ऑल्सो गोइंग टू बी क्वाइट एक्सपेंसिव, राइट। सो काफी टाइम और लगेगा कि इतना टाइम आएगा कि यू विल फाइंड दिस थेरेपीज कैन बी डन वेरी इजीली इन द पीपल एंड मोर पीपल कैन बी सेव्ड बिकॉज ऑफ दिस, राइट। सो दिस विल टेक सम टाइम, बट श्योरली ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है। इस ऑप्शन को आई होप आप लोग यहाँ पे समझ पा रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है। आपने कुछ इंटरफेरॉन, हाँ जी, आपने कुछ इंटरफेरॉन यहाँ पे अपने यहाँ पे रिलीज करा है बॉडी के अंदर, ये इंटरफेरॉन ट्रिगर करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स, एंड द इम्यून रिस्पॉन्स इस तरीके से ट्रिगर किया जाएगा कि वो जाके आपके ट्यूमर सेल्स को जाके टारगेट करे। सो इफ दैट हैपेंस सक्सेसफुली, देन इट इज अ वेरी एफिशिएंट साइड इफेक्ट लेस वेज ऑफ किलिंग द ट्यूमर। और आप सोचो ना कि अगर आपके इम्यून सेल से ढूंढ के मार रहे हैं, तो ये तो वैसे भी आप जानते हो काफी एफिशिएंट होते हैं, ये हर जगह जाके आपके ट्यूमर सेल को मार देंगे। तो अगर ये थेरेपी काफी लाइक एफिशिएंटली अगर यूज होने लगी सही तरीके से, देन यू विल फाइंड कि अगर आपका कैंसर स्प्रेड भी हो रहा है, तभी उन लोकेशंस पे जाके आपके ये इंटरफेरॉन्स के थ्रू आपके एंटीबॉडीज जाके या आपके इम्यून रिस्पॉन्स जाके उसे जाके खत्म करेगा। सो काफी प्रॉमिसिंग है। फ्यूचर में मे बी 20 years डाउन द लाइन ये काफी कॉमन हो जाएगा, और you might find people opting for this than going for a chemotherapy or radiation therapy. So let's see. So that is something you have to know. तो क्या ये चार चीजें आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Are these four things clear to all of you? Yes. हाँ जी, ओके। किसका सवाल था, कोई कुछ पूछ रहा था क्या? नहीं, ठीक है। अब इसमें आप एक और चीज यहाँ पे याद रखना कि जनरली क्या होता है ना कि आप एक ही चीज को यूज नहीं करते, आप दो चीजों को कॉम्बिनेशन में यूज करते हो। तो फॉर एग्जाम्पल जनरली क्या किया जाता है कि अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दूं, अगर ये एक आपका कुछ एरिया है सेल का और उसके ऊपर समझो आपका ट्यूमर बना हुआ है, समझो यहाँ पर ट्यूमर ओवर देयर, तो जनरली एज अ डॉक्टर आप क्या करते हो, डू द सर्जरी। सो यू विल गो फॉर अ सर्जरी फर्स्ट ऑफ ऑल। आप यहाँ पे सर्जरी करोगे, पहले आप सर्जरी करके जब आपने यहाँ पे इसे निकाल दिया, उसके बाद यू कैन गो फॉर अ रेडिएशन थेरेपी, यू कैन गो फॉर अ रेडिएशन थेरेपी। तो इसको कई बार कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है, थेरेपी के साथ आप रेडिएशन थेरेपी आप कॉम्बिनेशन में यूज करते हो। लाइक काफी जगह कॉम्बिनेशन में आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। कोई मुझे बताएगा कि अगर आपने यहाँ पे ट्यूमर को निकाल दिया था तो आपने फिर यहाँ पे रेडिएशन थेरेपी क्यों यूज की? कोई बताएगा मुझे? सर वापस से चेक करने के लिए कि और कोई बॉडी पार्ट में तो नहीं है। एनीथिंग एल्स उसके अलावा मोनिका? वापस ट्यूमर ना हो जाए इसलिए। और कुछ इसके अलावा एनीथिंग एल्स? सर मतलब ना ये कहीं मोनिका एक सेकंड, अच्छा एक एक करके, चलो मोनिका पहले आप बताओ क्या हो रहा है इसके अंदर। सर अगर ऐसा तो नहीं मतलब कहीं अगर किसी और ऑर्गन में भी ब्लड के थ्रू चला गया होगा ना, तो रेडिएशन थेरेपी से उसको मतलब किसी और रेडिएशन थेरेपी से इसी जगह पे रेडिएशन डाल जाता। मोनिका मुझे बताओ कि मैं रेडिएशन यहाँ पे ही डाल जाता, मैंने ट्यूमर को यहाँ पे निकाल दिया और मैं रेडिएशन भी यहाँ पे कराता हूँ, तो मैं ऐसा क्यों करा? जब मैंने ट्यूमर को सर्जरी करके निकाल दिया तो मैं यहाँ पे रेडिएशन क्यों लगा रहा हूँ फिर वापस से? सर ताकि उसका इम्पैक्ट ना पड़े। अच्छा ठीक है, ऑलराइट। अनुशिका बताइए क्या क्यों ऐसा करा जा रहा है? सर अगर उस एरिया पे म्यूटेशन हुआ होगा तो उसको फिक्स करने के लिए। ओके ठीक है। अच्छा अब मेरी बात सुनो,
जब आप यहाँ पे आपने ट्यूमर को निकाला, तो ट्यूमर को निकालने के बाद ऐसा नहीं कि आपके सारे सेल निकल गए होंगे, हो सकता है कि आपके 2-3 सेल शायद यहाँ पे रह गए होंगे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सम सेल्स माइट रिमेन ओवर देयर, तो उसको भी आपको खत्म करना है। ट्यूमर को तो आपने निकाल दिया वहां पे, बट द रिमेनिंग सेल जो आपके वहां पे, उनको भी आपको वहां पे न्यूट्रलाइज करना है। दैट इज व्हाई यू गो फॉर रेडिएशन थेरेपी। अगर वो वहां पे रह गए देन वापस से ट्यूमर बन जाएगा, क्योंकि एक भी सेल अगर आपको वहां पे रह रहा है देन इट हैज अ पोटेंशियल टू फॉर्म अ ट्यूमर अगेन। सो ये इसलिए जो रिमेनिंग सेल है उनको भी खत्म करने के लिए ट्यूमर को आपने निकाल दिया सर्जरी करके, लेकिन सारे सेल्स शायद आपने नहीं निकाले होंगे, यू विल हैव सर्टेन सेल्स ओवर देयर व्हिच आर स्टिल देयर, सो दैट इज व्हाई यू हैव टू गो फॉर रेडिएशन थेरेपी, ताकि इनको भी आप फिर खत्म कर सको। तो अब ये याद रखना ऐसा क्यों किया जाता है, सो दैट यू कैन रिमूव द रिमेनिंग सेल एज वेल। अब वहां पे कोई जिंदा आपका वहां पे नहीं रहा होगा, सो दैट इज व्हाट दे डू। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सो नाउ यू हैव the common approach for the treatment of cancer is the surgery, radiation therapy, immunotherapy, right? In radiotherapy, tumor cells are irradiated lethally, इनको lethal radiation दिए जाते हैं ताकि इनकी डेथ हो जाए, taking proper care of the normal tissue, normal cell को डैमेज ना करके ये सिर्फ अफेक्टेड सेल को यहाँ पे किल करने की कोशिश करते हैं, सराउंडिंग द ट्यूमर मास। सो कोशिश ये की जाती है कि आपके नियर बाय सेल्स को डैमेज ना हो, सिर्फ ट्यूमर सेल्स को डैमेज हो, बट जनरली आपकी नियर बाय सेल्स भी आपके डैमेज होते हैं, जनरली दैट इज समथिंग व्हिच हैपेंस, बट डॉक्टर अपने एंड से पूरी चीजों का यहाँ पे ध्यान रखता है। सेवरल कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स आर यूज, कई सारे यहाँ पे कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स यूज किए जाते हैं टू किल द कैंसरस सेल। सम ऑफ दीज आर स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर ट्यूमर्स, मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग्स हैव अ साइड इफेक्ट लाइक हेयर लॉस, एनीमिया, ये आपके नॉर्मल साइड इफेक्ट आपके यहाँ पे रहते हैं। मोस्ट कैंसर आर ट्रीटेड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी, इनके कॉम्बिनेशन के साथ ही आप उसे वहां पे ट्रीटमेंट देते हो जनरली। ट्यूमर्स सेल्स हैव शोन टू अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय द इम्यून सिस्टम। जनरली ट्यूमर सेल को इम्यून सिस्टम मार नहीं सकता, क्योंकि इम्यून सिस्टम खुद के सेल को थोड़ी मारेगा, राइट? Therefore, patients are given substance like biological response modifier, अल्फा इंटरफेरॉन। तो ये याद रखना, ये आ सकता है एग्जाम के अंदर से, याद रखना ये वो अल्फा इंटरफेरॉन। अल्फा इंटरफेरॉन हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और अल्फा इंटरफेरॉन यूज करके विच कैन एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम एंड हेल्प डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर। तो ये चीज आपके यहाँ पे की जा सकती है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर, राइट? क्या ट्रीटमेंट आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज द ट्रीटमेंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर, यस सर। तो हैंड रेज करिए, इसका आंसर बताइए फिर आप मुझे, अगर सब कुछ समझ आ ही रहा है then take your time and then raise your hand. Which of the following is not a property of cancer cell? इनमें से कौन सी आपकी प्रॉपर्टी नहीं है एक कैंसर सेल की? चलिए बेटा चलिए, क्या हो गया आप सबको? सब लोग वेट कर रहे हैं कि लेक्चर खत्म होगा, खाना खाने के लिए जाएंगे, ऐसे नहीं करना। बस 3 लोग, क्या हो रहा है यहाँ पे? बताइए दीक्षा, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी। अनुशिखा, आपको क्या लग रहा है? सर डी। जानवी? डी। डी आपका यहाँ पे सही आंसर है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इज समथिंग नॉट शोन बाय अ कैंसर सेल। ये आपका एक नॉर्मल सेल शो करता है, आपका कैंसर सेल कभी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन आपके यहाँ पे शो नहीं करेगा। ऑलराइट, कार्सिनोमा रेफर्स टू व्हाट? याद करो, कार्सिनोमा रेफर्स टू, क्या लग रहा है इसमें से कौन सा आंसर आपके यहाँ पे सही लग रहा है आपको? टेक योर टाइम, ध्यान दो यहाँ पे, टाइम लो अपना एंड देन गिव मी द करेक्ट आंसर। क्या लग रहा है सिद्धरा इसका आंसर? सर ऑप्शन बी। रमनप्रीत क्या लग रहा है? सर बी। ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे आपका सही आंसर, बिकॉज इट इज अ कैंसर ऑफ माय स्किन एंड एपिथेलियल। कार्सिनोमा रेफर्स टू द कैंसर व्हिच हैज अ एपिथेलियल ओरिजिन। एपिथेलियल ओरिजिन से आप समझ सकते हो यहाँ पे दैट आपका स्किन से ओरिजिन आपका हो सकता है कैंसर, उसे भी हम यहाँ पे कार्सिनोमा यहाँ पे हम बोल सकते हैं, ठीक है? और म्यूकस मेम्ब्रेन, दैट इज गोइंग टू बी एपिथेलियल ओरिजिन आपको यहाँ पे मिलता है। एक था कार्सिनोमा। तमनप्रीत बताओ सार्कोमा में क्या होता है? व्हाट काइंड ऑफ कैंसर इज सार्कोमा? सर वो उसमें मेसोडर्मल ओरिजिन का कैंसर होता है, जैसे बोन कैंसर, मसल्स में और कार्टिलेज। बिल्कुल सही। सो इफ यू हैव अ मेसोडर्मल ओरिजिन देन दैट्स गोइंग टू बी योर सार्कोमा टाइप ऑफ कैंसर, राइट? हाँ जी, करिए रेज हैंड। बताइए एल्जिया, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी। राइट। काजल क्या लग रहा है आपको? ऑप्शन सी। और काजल, इसको आप कैसे डिटेक्ट कर सकते हो? अगर आप डॉक्टर हो तो ल्यूकेमिया को आप कैसे डायग्नोस या डिटेक्ट कर सकते हो?
अरे काजल, डॉक्टर साहब कुछ बोल ही नहीं रहे। ऑलराइट, बताइए दीक्षा कैसे करोगे आप इसे डिटेक्ट? ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट करा लो, देख लो उसके अंदर you'll have a more amount of WBCs, then you can say the person is suffering the leukemia. ठीक है, so it's going to be your option C, बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पे। अरे ये तो कुछ और क्वेश्चन आ गया, चलो इसका आंसर तो भी बता सकते हो आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेज योर हैंड टू आंसर दिस। बोलिए अपूर्वा। ऑप्शन 4। अपूर्वा बताइए, ये अमीबियासिस 1% टू अदर पर्सन कैसे स्प्रेड होता है? जल्दी बता दो कैसे स्प्रेड होता है। तो फीकल ओरल रूट। फीकल ओरल रूट से आपको ये होगा, राइट? सो feces will be having this protozoan, and that protozoan, because of some kind of vector or some kind of getting into water, it can go to the another person as well. ठीक है, राइट। क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से देखेंगे सब लोग इसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड देन रेज योर हैंड। अरे महेश, दीपिका कुछ बोलिए। महेश, दीपिका, चांदनी, ऐसा तो नहीं आप लोग डिनर कर रहे हो लेक्चर स्टार्ट करके? ऐसे मत करो। ऑलराइट, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? मतलब लाइक व्हाट यू पीपल आर डूइंग राइट नाउ? आई एम वेरी श्योर। हाँ जी, बताइए अक्षरा, क्या लग रहा है इसका आंसर? डी। ओ अक्षरा डी कह रहे हो आप यहाँ पे? बी सर, जानवी, अच्छा तो ऐसे बोलो ना अक्षरा, बैकग्राउंड। दीपिका क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? दीपिका, यस सर, ऑप्शन बी। All right, so it is going to be your option B over here. Transfer of cancer cell from one part of the body to another part of the body. ठीक है, तो एक पार्ट है दूसरे पार्ट में अगर आपके कैंसर सेल अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे मेटास्टेटिस। और याद रखना ये प्रॉपर्टी कौन से टाइप के कैंसर में आपको मिलेगी देखने के लिए? मैलिग्नेंट कैंसर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखिए एंड ट्राई टू आंसर दिस। ये भी आंसर आप निकाल सकते हो। Which of the following is not a immunity related condition? इसका कोई इम्यूनिटी से रिलेटेड कंडीशन आपके यहाँ पे नहीं होती। क्या लग रहा है आपको अनुशिका? अनुशिका, हाँ बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्या लग रहा है आपको? कैंसर। ऑलराइट, कैंसर आप यहाँ पे कह रहे हो, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर यहाँ पे। बिल्कुल, कैंसर इज नॉट रिलेटेड टू योर इम्यूनिटी। बाकी सबका रिलेशन होता है आपके यहाँ पे कि आपके इम्यून सिस्टम यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, चाहे वो मेमोरी सेल्स हो या लाइक बाय एनी अदर वे, बट नॉट इन कैंसर। पढ़िए खुद से क्वेश्चन को एंड देन रेज योर हैंड। अदर पीपल आर लाइक एग्जॉस्टेड, एक अब दिन खत्म हो। बताइए अलजिया। ऑप्शन बी सर। बैटमैन वाला बी या डेली वाला डी? क्या बैटमैन वाला बी सर, बैटमैन वाला बी। बताइए मोनिका, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? सर ऑप्शन नंबर डी। दीक्षा, आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बेटा, ऑप्शन डी आपको यहाँ पे सी आंसर यहाँ पे आएगा। टेक्निक लाइक रेडियोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई आर यूज्ड टू डिटेक्ट कैंसर ना, ये कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही स्टेटमेंट आप यहाँ बन जाता है। डिजीज कॉज्ड बाय अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ एबनॉर्मल सेल्स ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी बिकम्स माय करेक्ट आंसर। बेटा बी कैसे होगा यहाँ पे? बी थोड़ी होगा यहाँ पे। ये कंडीशंस तो हमारे कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए की जाती है। तो ऑप्शन डी देखना, याद रखो वो स्टेटमेंट आपकी कैंसर से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए ध्यान से एंड बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके यहाँ पे करेक्ट है। बाकी बच्चे बेटा, बाकी बच्चे मोहित गुप्ता, प्रखर, संचिता, सिद्रा, आप भी ट्राई करिए क्या होगा इसका आंसर। बोलो जानवी, क्या होगा इसका आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी करेक्ट? ऑप्शन सी। वाज दैट, कौन था ये? जानवी। जानवी सिंह, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सॉरी सर, इनकरेक्ट है वो। हो गया। लेट्स -5 मिल गया। हाँ जी काजल, बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए सर। ऑप्शन ए बनेगा बेटा आप यहाँ पे सही आंसर। मैलिग्नेंट ट्यूमर में एग्जिबिट मेटास्टेटिस इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर ओवर देयर। ठीक है, बेनिग्न ट्यूमर नहीं शो करता, सो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर इन दिस। सो
मिस आउट मत करिए ऐसे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू क्वेश्चंस वी हैव सॉल्व्ड। ये कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। कैंसर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आते हैं नीट एग्जाम में वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं, बट आपको याद रखना है स्पेसिफिकली डिटेक्शन वाला पार्ट, ट्रीटमेंट वाला पार्ट आप क्लियरली याद रखना। अल्फा इंटरफेरॉन क्यों यूज किया जाता है याद रखना। दे आर द टेक्निक विच कैन बी यूज टू इम्यूनोथेरेपी जिसे हम यहाँ पे कहते हैं, जिसके थ्रू आप कैंसर को आप कंट्रोल कर सकते हो। तो वो सब थोड़ा आपको एनसीईआरटी से पढ़ना चाहिए। मेक श्योर यू रीड दैट। नाउ इन दिस चैप्टर द लास्ट थिंग व्हिच इज रिमेनिंग इन दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी योर ड्रग्स एंड अल्कोहल। The last thing remaining in this chapter is going to be your drugs and alcohol. क्या ये चीज आप लोग खुद से कर लोगे? कोशिश करेंगे। On the Alzia said कोशिश करेंगे। Other students will like कि खुद से क्यों करें? खुद से मतलब ज्यादा अच्छा समझाएगा तुझे बात। हाँ ये सही है बेटा, ये सही है। नहीं वो वैसे भी हमने करना ही था ऐसा। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग विच इज, अभी तो नीट ने ऐसा किया हुआ है कि ये बहुत डिटेल में इसमें से नहीं आता, बट पहले लाइक बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते थे। या सो वी कैन कंप्लीट दिस थिंग इन द नेक्स्ट क्लास। सो अगली क्लास में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अभी मैं इस चैप्टर में से असाइनमेंट आपको दूंगा नहीं, आज रात को अगर मैं असाइनमेंट दूंगा तो आई विल गिव इट फ्रॉम द लाइट रिएक्शन एंड इनिशियल ऑफ द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अच्छा एक और चीज आप सारे बच्चों के लिए, जो स्टार्टिंग ना जहाँ पे वो जोसेफ प्रेस्ली माउस को अंदर रख के कवर कर रहा है, एवरीथिंग ओवर देयर, प्लीज रीड इट फ्रॉम योर एंड। उसमें सारा कुछ है नहीं, उसको एक बार अपने एंड से पढ़ लो, ठीक है। बाकी वाला फिर पार्ट तो हम आपका संभाल लेंगे, जस्ट मेक श्योर यू रीड दैट थिंग फ्रॉम योर साइड। तो उसका असाइनमेंट शेयर करूंगा, तो वो असाइनमेंट सॉल्व कर लेना। इसका असाइनमेंट आपको मिलेगा अगले क्लास में, सो दैट लोड नहीं होगा फिर दोबारा। बोलो बेटा बोलो। हाँ सर जो आज असाइनमेंट सेंड करोगे उसको एक्सपेरिमेंट वाले क्वेश्चन भी होंगे? अगर होंगे तो भी आप डील कर लेना। ओके सर, उसमें एक एक्सपेरिमेंट है ना ऐसा कि कोई बैक्टीरिया है वो एक सर्टेन वेवलेंथ में ग्रो कर रहे हैं, हाँ वो वाला एक्सपेरिमेंट भी समझ आया। हाँ बाकी आते हैं। बात भी ठीक है। एक देखो टाइम आगे फ्यूचर में कभी ना कभी तो हमें टाइम लेगा उसे भी देखने का एक बार फटाफट। दैट्स नॉट अ कंसर्न, बट हम पहले मेजर चीज को खत्म करेंगे, क्योंकि मेजर चीज खत्म कर ली, उसका रिवीजन रिपीटेशन मल्टीपल टाइम्स हमने कर लिया, देन सब लोग सिक्योर रहते हैं कि अब इसमें से जितना भी कोई घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया हम लोग हैंडल कर लेंगे। दैट इज समथिंग कैन बी डेल्ट विद, सो उसका इतना कंसर्न है नहीं मुझे, राइट। तो अभी जब मुझे वापस आप लोग मिलोगे ना 14th को, सो इवन इन 15th को, सो इवन इन दैट वी विल कवर द C4 पाथ पे, फोटो रेस्पिरेशन कैम पाथ हम लोग कर लेंगे, सो दैट इंटरनली जो स्ट्रॉन्ग चीजें जो हमें करनी थी, जो कोर पार्ट ऑफ चैप्टर का हमने कर लिया होगा विद अंडरस्टैंडिंग, सो दैट इज समथिंग वी विल फोकसिंग ऑन। बाकी चीजें आपकी होती रहेंगी, ठीक है। ऑलराइट हाँ बेटा बोलो। सर वो जो 5 o'clock वाली क्लास है वो मेरी हमेशा छूट जाती है, उसकी रिकॉर्डिंग्स कहाँ से मिलेगी? रिकॉर्डिंग का लिंक आपके साथ में